Why should they choose Ayurveda along with English medicine? आयुर्वेदा शब्द का पूरा मतलब निकालो ना तो आयुर जमा वेदा, यानी कि संपूर्ण आयु को जानने का विज्ञान। इनको ब्रेस्ट में गांठ हुई तो इन्होंने दिखाया, इन्होंने ऑपरेट कराया तो इनकी ब्रेस्ट रिमूव कर दी गई। अगर आपके पास 100 पेशेंट्स आते हैं तो आपको क्या दिखता है सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज की है? हमारे पास सबसे ज्यादा पेशेंट कैंसर के लास्ट स्टेज के आते हैं, जो डॉक्टरों के जवाब मिलने के बाद। कौन से वो पॉइंट्स है जहाँ पे लोगों को एलोपैथी पे ही जाना पड़ता है, मतलब नो ऑप्शन लेफ्ट? धूमपान, एक जड़ी बूटियों का धुआं जलाते हैं, नाक में घी डालते हैं जड़ी बूटियों वाला, उससे अपने आप ही बॉडी उस ट्यूमर को खत्म कर देती है। अभी एक रिपोर्ट भी आई है एम्स की कि माँ के दूध में भी माइक्रोप्लास्टिक आ रहा है। तो आज अगर कोई 20-21 साल का व्यक्ति चाहता है कि मैं आयुर्वेदा में एंटर करूं तो किस तरह की उसको एजुकेशन लेनी चाहिए? आयुर्वेद की एक डिग्री होती है BAMS, एक डिग्री होती है BNYS। ये दो डिग्रियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों अभी भी लोग आयुर्वेदा पे कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं? आज का पॉडकास्ट वेल्थ पे नहीं, हेल्थ पे होने वाला है। जी हाँ, वेल्थ के साथ साथ हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। और जिनके साथ आज मैं बात करने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ, मैं उनको पर्सनली पिछले 7 सालों से जानता हूँ। मैंने उनकी जर्नी देखी है, किस तरीके से उन्होंने आयुर्वेदा का यूज करके आज लाखों पेशेंट्स को हेल्प किया है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं और बहुत सारे आम लोग भी हैं जो इनके यहाँ आते हैं ट्रीटमेंट के लिए और अपने आप को ठीक करके जाते हैं। और अगर आते भी नहीं है और इनकी सिर्फ प्रैक्टिसेस को यूज कर लेते हैं तो हेल्थ को बहुत इंप्रूव करते हैं। तो आज की चर्चा होने वाली है आचार्य मनीष ग्रोवर जी के साथ, जो कि फाउंडर है जीना सीको लिमिटेड के। जीना सीको लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है जिसकी मार्केट कैप करीबन 9 से 10 हजार करोड़ के आसपास है। पर आपको जान के हैरानी होगी कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 30 साल पहले 800 रुपए से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। आज इनके 120 से ज्यादा सेंटर्स हैं अक्रॉस इंडिया और ऐसे कई सेंटर्स हैं जहां पे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और वहां पे अपने ट्रीटमेंट्स कराते हैं और सिर्फ आयुर्वेदा नहीं, नेचुरोपैथी को भी यूज करते हैं। तो आज उनके साथ हमने बहुत सारी मिथ बस्टिंग की है। बहुत सारे ऐसे डिजीजेस हैं जहां पे हमें बता दिया जाता है कि अब बस भगवान आपका भला कर सकता है, कुछ नहीं हो सकता और आपको पेन के सहारे छोड़ दिया जाता है। उनसे भी कैसे रिवर्सल हो सकता है? ये कोई मार्केटिंग नहीं है, एडवर्टाइजिंग नहीं है, ये सिर्फ एक विश्वास जगाना है कि आयुर्वेदा जो भारत की संस्कृति है वो राइट तरीका है अपनी लाइफ को जीने का, और अगर कोई बॉडी में पेन हो या कोई बॉडी में परेशानी हो तो उसको ठीक करने का। और इसी चीज के लिए आज मैं लेके आया हूं आचार्य मनीष जी को। और हाँ, अभी तक आप में से सिर्फ 20% लोगों ने ही इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाइए, घंटी दबाइए, ताकि ऐसा एपिसोड आपसे मिस ना हो। एपिसोड के एंड तक जरूर देखना, आपकी लाइफ आज ट्रांसफॉर्म होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं आचार्य मनीष जी से। तो आचार्य जी नमस्ते, थैंक यू सो मच। आज आप संजय कथुरिया, एक्चुअली संजय कथुरिया पॉडकास्ट आपके पास आ गया, आपके इस वेलनेस सेंटर में मेरठ में। तो मैं तो चाहता हूँ आपको, कई बार मैंने खुद भी बोला अपनी डिटॉक्स कराने के लिए आ जाया करो। जी, मैं अभी आया हूँ यहाँ पे, इतना मोटिवेट हो गया, मैं सोच रहा हूँ कि एक जो आपने 14 दिन का प्लान बताया कि भाई 14 दिन आप रुको यहाँ पे, उसको जरूर देखो, करो। हर इंसान को ना अपनी बॉडी को बीमार होने से पहले ही डिटॉक्स करा लेना चाहिए। जी। जैसे आपके पास गाड़ी आई इतनी बड़ी, अब वो गाड़ी आप हर 10,000 किलोमीटर में सर्विस कराते हो, तो इस गाड़ी की सर्विस पिछली बार कब कराई थी? आप पापा मम्मी का तो भेज देते हो मेरे पास जी। और वो हमेशा थैंक यू भी बोलते हैं और हमेशा एक्सपीरियंस भी करते हैं। नो डाउट। फिर आपके भेजे हुए लोग भी आते हैं हमारे पास जी, लेकिन आप खुद नहीं आते हो। जी। तो आपके जो पॉडकास्ट के दर्शक हैं, आप नीचे कमेंट डालो, संजय कथुरिया जी आपको भी डिटॉक्स कराना चाहिए। मुझे तो अल्टीमेट जरूरत है, वजन भी कम करना है, बट मैं डेफिनेटली आऊंगा सर, एंड जल्द आऊंगा, कोशिश करूंगा। अब तो आपके जो आपके दर्शक है, जो आपको प्यार करने वाले, वो कमेंट डालेंगे संजय जी जाओ। जी सर, आज जो मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ, 2-3 मुद्दों पे करना चाहता हूँ। पहले तो आयुर्वेदा आपने और स्वामी रामदेव ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, जिस वजह से एक क्रांति आई है। पहले हम बात करते थे सब लोग ज्यादातर एलोपैथी की या क्या इंग्लिश मेडिसिन की बात, अंग्रेजी दवाइयों का मैं वो देखता था, पोस्टर लगा होता था। आज आयुर्वेदा घर घर पहुंच रहा है, हर घर पहुंच रहा है। वो आपकी देन है और स्वामी रामदेव जी की देन है। आप एक एंटरप्राइज भी चलाते हैं जिसकी 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो एक आयुर्वेदा से एक बिजनेस भी क्रिएट हुआ है, अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हुई है। तो आज सर, जो हमारे दर्शक है उनको 2 सेक्शन में हमारे को एजुकेट करना है। पहले तो व्हाई शुड दे चूज आयुर्वेदा ओवर और विद अलॉन्ग विद इंग्लिश मेडिसिन, क्या करना चाहिए और कुछ यूज केस अगर हम डिस्कस कर सके। और सेकंड है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या है, कि क्या एक अगर आज एक 21 साल का बच्चा हमें देख रहा है और वो आयुर्वेदा में करियर बनाना चाहता है तो वो किस तरीके से बना सकता है। तो शुरू हम पहले करते हैं फ्रॉम दी व्हाई आयुर्वेदा। तो सर, आयुर्वेदा के बारे में हिस्टोरिकली हमें क्या गलत पता है, हमें क्या गलत सिखाया गया है जो आपने ठीक किया है? अच्छा ये बताओ मुझे, बचपन में हमने भगवत गीता पढ़ी है सबने, या भगवत गीता सुनी अपने मम्मी पापा के मुंह से, दादा दादी के मुंह से। तो एक कर्मा का सिद्धांत है जी, कि हम जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। जी। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर आयुर्वेदा शब्द का पूरा मतलब निकालो ना तो आयुर जमा वेदा,
ओके यानी कि संपूर्ण आयु को जानने का विज्ञान। एलोपैथी एक सिर्फ इलाज की साइंस है, आयुर्वेदा इलाज की साइंस नहीं है, आयुर्वेदा संपूर्ण साइंस है। ओके इलाज से पहले, इलाज के बाद, यानी कि बच्चा पैदा होने से पहले, सृष्टि के पैदा होने से पहले और सृष्टि का अंत, ये सब कुछ आयुर्वेद में है। क्योंकि आयुर्वेद वेदों का पार्ट है, हमारे अथर्ववेद का पार्ट है। 4 वेद है जी, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। अब मुझे बताओ, पूरी दुनिया में इतनी सिविलाइजेशंस हैं, कहीं एक सिविलाइजेशन दिखाओ जिसमें हेल्थ सब्जेक्ट हो, पार्ट हो इसका, वेदों का या ग्रंथों का। भारत में है जी। भगवत गीता में भी श्लोक आता है, युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टसु कर्मसु, युक्त स्वप्ना बोधस्य, योगो भवति दुखा। कहने का मतलब युक्ति के हिसाब से, मतलब भगवत गीता क्या कह रही है, वो ना खाओ जो खा सको, वो खाओ जो पचा सको। अब आप खा रहे हो लेकिन पचा रहे हो क्या? ओके ऐसे आहार और विहार, विहार मतलब लाइफस्टाइल, उसके बाद आ गया फिर योग, उसके बाद आ गया बॉडी का डिटॉक्स। आयुर्वेद में भी 4 सूत्र हैं, आहार, विहार, शमन और शोधन। ओके और 5वां विश्वास, तो बनती है मुट्ठी। लोग दवाई खाने को आयुर्वेद समझ रहे हैं, वो आयुर्वेद नहीं है। लोग डाइट ठीक करने को आयुर्वेद समझ रहे हैं, वो भी आयुर्वेद नहीं है। खाली पंचकर्म कराओ, वो भी आयुर्वेद नहीं है। और खाली लाइफस्टाइल ठीक करो, वो भी आयुर्वेद नहीं है। सारा कुछ एक साथ मुट्ठी बनेगा तो मुक्का बनेगा, और तो ये इंकलाब बनेगा। मतलब सारा कुछ एक साथ सिर्फ आयुर्वेद में है। आपने पूछा आयुर्वेद का कैरियर क्यों चुनना चाहिए, क्योंकि ये संपूर्ण विज्ञान है और ये सेवा का विज्ञान है। इसमें सेवा को महत्व दिया गया है, ना कि पैसा कमाने को। और पैसा उल्टा ज्यादा आता है जब आप सेवा को आगे रखते हो। राइट, जब आप पैसे को आगे रखते हो तो पैसा नहीं आता। आपके मैंने कई पॉडकास्ट सुने कि अगर आपको जहाज भी उतारना है, मैं लोगों को आपको रिमाइंड करा दूं, इन्हीं के पॉडकास्ट का है, तो क्या आप घास फूस पे उतारोगे या पहले पट्टी तैयार करोगे? आप पैसा कमाने की बात करते हो हमेशा, म्यूचुअल फंड की बात करते हो। मुझे एक बात बताओ, किडनी फेल है, कितना मजा आएगा पैसा कमाने पे? सही कह रहे हैं। बच्चा नहीं हो रहा, शादी हो गई, 7 साल हो गए, इनफर्टिलिटी है, बच्चा हो नहीं रहा है, वो पैसा मजा देता है क्या? वो जो लड़की है ना, उसको सुख तो माँ बन के ही मिलेगा, क्योंकि जो भगवान की सृष्टि पूरी करेगा तभी मिलेगा। राइट, अगर उसने पैसे कमा भी लिए ट्रेडिंग करके, तो क्या मजा आएगा? अच्छा मान लो पैसे कमा लिए, हार्ट अटैक पड़ गया, स्टंट डल गया, और फिर उसके बाद खून पतला करने की गोली खाई जा रहा है, तो ऐसा पैसा मजा नहीं देगा। तो पैसा और हेल्थ, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। राइट, आप जितना मर्जी पैसा कमाओ, पहले अपनी हेल्थ कमाओ और फिर दोनों को बराबर लेके चलो, वरना मजा। अब जैसे बच्चे हैं, आईएएस बनने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं, आईपीएस बनने के लिए जोर लगा देते हैं, एमबीबीएस में एडमिशन के लिए कितने कितने रातें सोते नहीं है, लेकिन एमबीबीएस में एडमिशन मिल गया और उसके बाद उसको कैंसर हो गया। आपने ऐसे केसेस देखे हैं? मेरे पास रोज ही आते हैं। आप इतनी देर से जो यहाँ घूम रहे हो, मैं आपको अभी 3 बच्चे जो डॉक्टर बनने वाले हैं, एक 3rd ईयर की स्टूडेंट, एक फाइनल ईयर की स्टूडेंट और एक 2nd ईयर की स्टूडेंट, लड़का, 3 बच्चे इस टाइम एडमिट है। तीनों एमबीबीएस के एडमिशन के में, मतलब एमबीबीएस में एडमिशन है उनका, मतलब 2nd ईयर, 3rd ईयर, 5 ईयर कर रहे हैं। एक को पेनक्रेटाइटिस है, एक को ब्रेस्ट में गांठ आ गई, रिमूव करा दी, अब वो ओवरी में सिस्ट आ गई, अब पेट में पानी भरा हुआ है। अब मुझे बताओ, इतना टाइम वो जिंदगी कैरियर बनाने के लिए उसने लगाए रखी और आज उसकी जिंदगी नरक बन गई, तो क्या करोगे बताओ? तो ऐसा पैसा नहीं चाहिए। हेल्थ की कीमत में देखो, वो मैंने पूछा उस बच्चे से, गलती, रात को 3-3 बजे तक पढ़ते थे, 11 बजे बर्गर मंगा के खा रहे हैं, 1 बजे कॉफी बना के पी रहे हैं, रात को 2 बजे नींद ना आए फिर दूसरी कॉफी पी रहे हैं, फिर 3 बजे कोई एक चॉको ड्रिंक आता है, कोई शायद एक एनर्जी ड्रिंक बोलते हैं, जिससे नींद नहीं आती। बच्चे मैंने आजकल देखा, मेरे बच्चों ने बताया कि आजकल एक ऐसा ड्रिंक चला हुआ है, वो चॉकलेट का बनता है और रात को पियो तो नींद नहीं आती, 1-2 घंटे बंदा पढ़ लेता है। अब मुझे बताओ, 3-3 बजे जागोगे, सुबह 12-12 बजे उठोगे, तो पूरी बॉडी क्लॉक बिगड़ गई। जी जी, तो फिर किडनी फेल या लीवर फेल या कैंसर या हार्ट प्रॉब्लम या कोई बीमारी आएगी ना। अभी आपने बात करी ऑब्वियसली हेल्थ की और वेल्थ की, तो इस पे राकेश झुनझुनवाला जी ने बोला था कि एक मेरे पास रिग्रेट है कि मैंने वेल्थ तो बहुत कमाई पर अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, और वो काफ़ी जल्दी
63 या 64 की एज में और चले उनकी गए। एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है जिसमें वो व्हील चेयर पे बैठ के हाँ, डांस कर रहे थे हैं। और वो कहते हैं कि 40,000 करोड़ मेरे पास है आज की डेट में, लेकिन मैं विकलांग हूँ, व्हील चेयर पे आ गया हूँ, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि पैसे जितने मर्जी कमाओ, हेल्थ को इग्नोर करके मत कमाओ, हेल्थ को प्रायोरिटी देके कमाओ। और मैं एक बात बताता हूँ, आपने अगर हेल्थ ठीक रखी तो उस पैसे को एंजॉय करना भी कर पाओगे, मजा ले पाओगे, वरना क्या करोगे। राकेश झुनझुनवाला जी के लिए कहते हैं कि अगर वो वॉरेन बफेट जितना जी जाते तो शायद उनसे भी ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाते, पर वो जी नहीं पाए। और वॉरेन बफेट 93 तक जी लिए, तो इस वजह से उन्होंने वेल्थ क्रिएट की। सर अब हम आते हैं कि एज आई सेड कि आयुर्वेदा को लेके बहुत मिसकंसेप्शंस है लोगों को, तो वो क्या मेजर मिसकंसेप्शंस आपको मिलते हैं जब लोग आपके पास आते हैं आयुर्वेदा को लेके? क्यों अभी भी लोग आयुर्वेदा पे कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं? इसके लिए ना अंग्रेजों ने 150-200 साल मेहनत करी है कि आयुर्वेद का ट्रस्ट खत्म हो जाए। कुछ ऐसे कानून बनाए हैं जो आज भी चल रहे हैं देश में। अच्छा एक बात बताओ, भारत को आजाद हुए कितने साल हो गए? 80 साल, 78 साल से ऊपर हो गए। हाँ, 78 साल। तो मुझे ये बताओ, जब अंग्रेज जा चुके हैं भारत से, उसके बावजूद हम अंग्रेजी पढ़ाई क्यों पढ़ रहे हैं? हम अंग्रेजी सिस्टम क्यों फॉलो कर रहे हैं? हम अंग्रेजों की नकल क्यों कर रहे हैं, जब हमें भारतीय सिस्टम लागू कर देना चाहिए था ना। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था 1940 में, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट। अच्छा, आयुर्वेद को खत्म करने के लिए बनाया था। वो आज भी लागू है। तो आप बताओ, जब देश आजाद हो गया तो वो कानून खत्म हो जाना चाहिए। सोच आजाद नहीं हुई अभी तक। इस और ये देश एक्ट में क्या कहता 3 था? चीजें अंग्रेजों की गुलाम है, जुडिशरी, एजुकेशन और हेल्थ। ये तीनों आज भी हमारी नहीं है। मुझे बताओ, आप और आपके भाई का एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोर्ट में केस चल रहा है या किसी का 2 बंदों का केस चल रहा है। आज से 200-300 साल पहले अगर आप दोनों भाइयों का झगड़ा होता तो आपके पापा या राजा या पटवारी या जो भी उस टाइम का सरपंच था, वो बैठ के फैसला करा देता, ए तू वड्डा है ना, आ 1 प्लाट नु फालतू दे, आ 1 बीघा फालतू दे के जफ्फी पाओ, चलो चलो चलो, ठीक हो गया, चलो आपका फैसला हो गया। अभी 10 साल से आप केस लड़ रहे हो कि मेरे भाई ने प्रॉपर्टी ज्यादा ले ली। आपकी बीवी भी भाई की दुश्मन है, आपके बच्चे भी भाई के दुश्मन है, उसके बच्चे आपके दुश्मन है। हर डेट पे आप ये सोचते हो इस भाई को बर्बाद कैसे करूं। तो अब बताओ मुझे, इस न्याय व्यवस्था, जिसको न्याय व्यवस्था कहते हैं, जिसमें न्याय है नहीं, वो 10 साल से आपका केस चल रहा है, न्याय कहाँ है? डेटों पे जा रहे हो, तरीकों पे तरीक जा रहे हो, तरीक पे तरीक जा रहे हो। कितनी एनर्जी, कितनी टाइम में आपने वेस्ट कर लिया। तो ये हमारा नहीं है। दूसरा, हमारी एजुकेशन, वो हमारी नहीं है। आज से 15-20 साल पहले हम दिल्ली एंटर करते थे, तुगलक रोड, बाबर रोड, अकबर रोड, ये अरे भाई आक्रांता जो देश को लूटने आए थे, हमें मुगल आए थे, मुसलमान बनाने आए थे, हमें लूटने आए थे, उनके नामों पे सड़कों के नाम रख रखे तुमने। मतलब इस देश का दुर्भाग्य ही है ना। ये तो शुक्र है अब थोड़े नाम बदल रहे हैं। मैं बोलता हूँ, जो देश अपने इतिहास से नहीं सीखता वो बर्बाद हो जाता है। आज तक कितने देश बर्बाद हो चुके हैं जो इतिहास से सबक नहीं लेते, और ये गलती अभी भारत कर रहा है। तो हमें इतिहास से सीखना चाहिए। जितने भी अंग्रेजों के बनाए कानून हैं या मुगलों की बनाई परंपराएं हैं, उनका भी पालन इस देश में नहीं होना चाहिए। अब हमारे देश में सबसे बड़ी साइंस थी आयुर्वेद। आज से हजारों साल पहले, मतलब कुछ साल पहले, 1000वीं सदी के आसपास हवेन सांग फाहियान नाम के यात्री चीन से आए थे। पूरा उनका हवेन सांग और फाहियान नामा करके बुक्स अवेलेबल है। उस टाइम चाइना से कुछ बच्चे इंडिया आए थे और उन्होंने हमारे देश की यूनिवर्सिटियों में रहकर, जो नालंदा, तक्षशिला में रहकर, उन्होंने आयुर्वेद सीखा था और चाइना में ले गए थे और विश्व के कई कोनों में गया वो आयुर्वेद। चाइना में आज भी जो वहां की TCM है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, वो प्रथम चिकित्सा पद्धति है। अच्छा, वो काम नहीं करती तो एलोपैथी में जाना आता है। ओह, इंडिया में उल्टा है, रिवर्स है। एलोपैथी नंबर 1 है जो अंग्रेज लाए थे, और आयुर्वेद नंबर 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, अल्टरनेट है। 1 लाख करोड़ का बजट है। कितने का? 1 लाख करोड़ का, जिसमें 96,000 एलोपैथी का है और बाकी 4000 करोड़ में 5 जने हैं। आयुर्वेद भी, योगा भी, यूनानी भी, होम्योपैथी भी, नेचुरोपैथी भी, सिद्धा भी। मतलब 4000 में तो हम सारे, 96,000 में सिर्फ एलोपैथी। तो हम गुलाम ही तो कहूंगा मैं अपने आप को फिर। तो सर, अभी जैसे आपने बताया ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, तो ये क्या बताता था? मतलब क्यों ये आयुर्वेदा के अगेंस्ट था? मतलब क्या ऐसे प्रोविजंस थे? ये ना पूरी प्लानिंग से अंग्रेजों ने बनाया था। अंग्रेज जब भारत में रहते थे ना, जब राज कर रहे थे, तो उन्होंने दिमाग लगाया कि कैसे इस देश को जिंदगी भर गुलाम रखा जाए, या कैसे जिंदगी भर इसको कभी दोबारा अपने पैरों पे खड़ा होने दे जाए। उसने उन्होंने हमारी जड़ों में मट्ठा डाल दिया। कहते हैं, कहावत है ना, जड़ों में मट्ठा डाल दो
तो चींटियां आएंगी खाने के लिए, हम्म। तो जड़ें खा जाएंगी, पेड़ खत्म हो जाएगा। पेड़ ही खत्म हो जाएगा। तो पहले लाड़ में काले ने हमारी एजुकेशन बदली, और जो ये 1940 का एक्ट है, 1923 में कमेटी बनी आर.एन. चोपड़ा की अध्यक्षता में। अब आपको लगेगा आर.एन. चोपड़ा मतलब भारतीय है, लेकिन वो अंग्रेजी फौज में मेजर थे। ओके। उनकी कमेटी में अध्यक्षता बनी कि जो भी बाजार में मेडिसिन बिक रही है, इसको बाजार मेडिसिन बोलते थे, इसको खत्म कैसे करना है और एलोपैथी को नंबर 1 कैसे बनाना है, आप रिपोर्ट दो। और वो रिपोर्ट जब आई तो अंग्रेजों ने कानून बनाया, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट। पहले ड्रग एक्ट था, फिर 1954 में इसको जवाहरलाल नेहरू जी ने कंटिन्यू करके ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट बना दिया। इस एक्ट में क्या है, 55 बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं, 55 बीमारियां कि जिसको कोई बोल ही नहीं सकता ये ठीक हो सकती हैं। अच्छा, मतलब कानून से रोक लिया। जैसे डायबिटीज ठीक हो सकती है आयुर्वेद में, लेकिन बोलते ही आप पे एक्ट लग जाएगा, आपको जेल भेज देंगे। तो हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, ठीक नहीं बोल सकते हम। ब्लड प्रेशर रिवर्स हो सकता है, ठीक नहीं हो सकता। आंखों की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती, रिवर्स हो सकती है। मतलब कानून बनाकर आयुर्वेद के हाथ पैर काट दिए गए। एलोपैथी में तो वैसे भी ठीक नहीं होता, एलोपैथी में तो कुछ भी ठीक नहीं होता, सिर्फ मैनेजमेंट होता है। ये सब दुनिया को मालूम है, अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि अगर कुछ ठीक होता है तो मुझे बताओ बीपी की गोली जिंदगी भर क्यों खानी पड़ती है, शुगर की गोली जिंदगी भर क्यों खानी पड़ती है, थायराइड की गोली जिंदगी भर क्यों खानी पड़ती है। और ये ना इधर उधर काटा पीटी, इधर उधर में विश्वास करते हैं। अगर आप मुझे 1 मिनट अलाउ करो जी, तो हमारे साथ मैडम बैठी हैं जो हांगकांग से आई हैं। ओह ओके। तो कथूरिया जी, ये मेरे साथ मैडम है, मैं चाहूंगा इनसे पूछा जाए, इनका टोटल 2 करोड़ रुपए खर्च हुआ, जो आप अभी कैलकुलेट करना कि उसकी कितनी SIP करके कितने दिन में खत्म होगा। मतलब अगर 20,000 रुपए की SIP 20 साल की जाए तो 12% के हिसाब से 2 करोड़ के आसपास बनता है। हाँ, तो इनके एक झटके में खत्म हो गई। और उसके बाद थोड़ा ज्ञान मिला कि आयुर्वेद में आए, इनको ब्रेस्ट में गांठ हुई, तो इन्होंने दिखाया, इन्होंने ऑपरेट कराया, ऑपरेट कराया तो इनकी ब्रेस्ट रिमूव कर दी गई, और फिर पेट से नया मांस लेकर नई ब्रेस्ट बनाई गई, और दूसरी ब्रेस्ट और उस ब्रेस्ट का साइज सेट करने के चक्कर में दूसरी ब्रेस्ट से भी कुछ निकाला गया। मतलब ब्रेस्टें सेट करने के चक्कर में प्लास्टिक सर्जरी भी हुई इनकी। अच्छा, बाद में इन्फेक्शन भी आ गया और इनको ऐसे भयंकर दर्द के साथ छोड़ दिया गया। मैं चाहूंगा आप ही बता दो कि जिंदगी भर कहते हैं दर्द के साथ जीना पड़ेगा। बताओ। तो मेरा ये था कि मेरे ब्रेस्ट के अंदर बिल्कुल छोटी सी गांठ थी, तो डॉक्टर्स ने मुझे डरा दिया कि आप तो पढ़े लिखे हो, आपको तो अभी तक एक्शन ले लेना चाहिए था, अभी तक आपने एक्शन क्यों नहीं लिया है जी। तो हम लोग उस टाइम पे आचार्य जी को जानते भी नहीं थे, तो हमने उस टाइम पे एक्शन ये लिया कि भी हमें गांठ निकलवानी चाहिए। गांठ हमने निकलवाई तो उन्होंने बायोप्सी के लिए भेजा, तो उसमें कैंसर आ गया। अब वो कैंसर आ गया तो फिर हम अच्छा, कैंसर डिटेक्ट हो गया जी, कैंसर डिटेक्ट हो गया। फिर हम हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने बोला अब तो आपको कैंसर डिटेक्ट हो गया है, तो इसका तो सर्जरी होगी ऐसा। तो हमें जहाँ जैसे गांठ निकाली उसके आसपास में और बायोप्सी करनी पड़ेगी, तो उन्होंने और बायोप्सी करी। फिर बोलते हैं कि आपके दूसरे ब्रेस्ट में भी कुछ ऐसा नहीं हो तो हमें वहाँ पर भी बायोप्सी करनी पड़ेगी, वहाँ भी उन्होंने बायोप्सी करी। फिर बोलते हैं हमें बायोप्सी से समझ में नहीं आ रहा तो हमें MRI गाइड बायोप्सी करनी पड़ेगी, तो वो MRI होती है, उसके साथ में बायोप्सी होती है। तो इस तरीके से मेरे 5-6 बायोप्सी हो गई एक साथ। उसके बाद फिर क्या किया आपने? फिर उसके बाद में डॉक्टर ने बोला कि आपके जो ब्रेस्ट है वो आपका रिमूव करना पड़ेगा, पूरा ब्रेस्ट, क्योंकि हमें पूरे ब्रेस्ट में कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है। कुछ उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया कि क्या दिख रहा है क्या है, बस कुछ कुछ ऐसा बोला कि कुछ कुछ लग रहा है ऐसा। तो उन्होंने बोला कि रिमूव करना ही करना पड़ेगा। तो हमने बोला भाई अब इसका क्या सॉल्यूशन करें। तो बोला कि आपका ब्रेस्ट रिमूव कर देते हैं, आपका यहाँ टमी पे से फैट लेके नया ब्रेस्ट हम बना देंगे, और फिर आप दूसरा ब्रेस्ट है तो सिमिलर साइज़ के लिए उसको भी छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ही दिक्कत होएगी। तो उन्होंने मतलब 1 बाई 1 ऐसे करके और हमें मतलब वो मोटिवेट करते गए कि हमें एक तरीके से फंसाते गए कि भाई आपको ये करना है, अब ये करना है, ये करना है। जब हम उस टाइम पे वहाँ पे होते हैं तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, समझ नहीं आया तो हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है चलो ये करिए। तो हमारा मतलब ऑपरेशन भी बड़ा लंबा चला, मतलब 20-22 घंटे तक ऑपरेशन चला मेरा कंटिन्यू। प्लास्टिक सर्जरी करी, और प्लास्टिक सर्जरी के बाद में ब्लड के अंदर कुछ क्लॉट्स जम गए थे, तो उन्होंने दोबारा बोला कि अब इसका दोबारा ऑपरेशन होगा पूरा वैसे की वैसे ही। तो ऐसे करके मैं 24 घंटे में होश में आई थी, मतलब आज गई तो कल सुबह होश में आई, आज 7 बजे गई थी, कल 7 बजे आई। ऐसा लंबा ऑपरेशन चला मेरा इस तरीके से। और फिर उसके बाद में मेरे को जो नया ब्रेस्ट बनाया उसमें इन्फेक्शन हो गया,
इन्फेक्शन हो गया तो उसका उनके पास में कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर के पास में गई तो वो बोलते हैं यहाँ से होल करके वो निकाल देते हैं, चीरा फाड़ी वही सब करने लगने के लिए उन्होंने बोल दिया। फिर मेरे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होने लगा ऑपरेशन के बाद में, बहुत भयंकर। जहाँ से पेट का जहाँ मांस दांत निकाला निकाला था, होगा, हाँ। वहाँ दर्द शुरू हो हाँ, गया। बहुत दर्द हो गया और गांठें हो गई। और पेन बहुत। किलर खा के भी इनको असर नहीं आया। उससे कोई मतलब, मैं आधा घंटे से ज़्यादा मैं बैठ नहीं पाती थी, मुझे लेटना ही पड़ता था, मैं लेटी रहती थी और ना चल पाती थी। खड़े होना वीकनेस मुश्किल हो गया, बहुत चलना ज़्यादा, मुश्किल हो गया। चलना मुश्किल हो अभी तो गया, ये 10 साल वीकनेस। छोटी लग रही हैं। अगर आप पहले वाली वीडियो फोटो देखोगे इनकी, जब ये आई थी, आप पहचान नहीं पाओगे। पूरा मुंह वो सब सूजा हुआ था, पूरी फूली हुई थी और रोना ही नहीं रुका था इनका पहली बार जब मुझे मिली थी। और इनको डॉक्टर ने बोला दर्द के साथ जिंदगी जियो अब। हाँ, डॉक्टर ने, हमने 2-3-4 जगह डॉक्टर से कंसल्ट करी, जहाँ पर ऑपरेशन कराया, बॉम्बे में भी, वहाँ पर भी किया, जयपुर में भी किया। सब ने बोला आपको इस दर्द के साथ रहना पड़ेगा, ऑप्शन ऐसा नहीं है। है। एंड इसका टुडे कोई कितना कोई टाइम हुआ ऑप्शन, आपको यहाँ कोई आए हुए? ऑप्शन नहीं है। फिर जब हमने आचार्य जी का वीडियो देखा तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे यहाँ भेज दो, मैं ठीक हो जाऊँगी बिल्कुल। जब वीडियो देखा उस तब, फेथ के साथ आया? उस फेथ के साथ हम यहाँ पर आए। और जिस दिन मैं यहाँ पर आई उस दिन मैं बिल्कुल चल नहीं पा रही थी, बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर्स ने मेरी थेरेपी लिखी, मुझे पंचकर्मा कराने के लिए सारा किया, डाइट ठीक करी, और जो भी यहाँ पर होता है हवन यज्ञ योगा, वो सारी चीज़ें मैंने अटेंड करी एक एक। धीरे धीरे करके केवल 4 दिन हुए थे सर, 4 दिन में मेरा पेन गायब हो गया। वाओ। और वो ऐसे गायब हो गया कि आज दिन तक नहीं है। अभी कितना टाइम हुआ आपको यहाँ पे? मैं 7 महीने से फॉलो कर रही हूँ सर। अरे भाई, ये मैं तीसरी बार आई हैं। हूँ अभी। ओके, अभी इनका 1 साल ट्रीटमेंट चलेगा। जी, अभी इनकी रिपोर्टें 80% बेटर आने लग वेरी गई हैं। नाइस, वेरी नाइस। इनके फेस से पता चल रहा है कि और हीमोग्लोबिन हाँ। कितना था पूछना पहले इनसे। मेरा हीमोग्लोबिन 6 था, ओके, अब मेरा हीमोग्लोबिन 13 हो गया। वाओ, जबकि मैंने समझ कोई आई? भी- कोई मतलब भी बॉडी ने मेडिसिन कैंसर नहीं को ली। हरा दिया। हरा दिया। मतलब हमारी बॉडी में क्षमता है। बॉडी में ही क्षमता है। मैं सब दर्शकों को, ये मैंने पेशेंट आपके सामने क्यों पेश किया, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, हमारी बॉडी मिरेकुलस है। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? मेरी 2 बेटियां हैं। पहली बेटी मेरी श्रद्धा है, 17 साल की, ओह, फर्स्ट वाह, डॉटर। बाप रे, और- आप तो उनकी बहन लग रहे हैं। और सेकंड डॉटर मेरी छोटी है, वो Okay. 9 साल की है। और आप कहाँ रहते हैं? हम हांगकांग रहते हैं हांगकांग 25 साल से। ओके, लेकिन अभी ये ट्रीटमेंट और ये सारा चल रहा था तो हम कुछ टाइमिंग के लिए जयपुर शिफ्ट हो गए, मतलब Okay. जयपुर से हैं हम वैसे। ओके, तो अभी हम जयपुर रह रहे हैं कि जब तक मेरा ट्रीटमेंट और ये सब चलेगा तब तक हम यहीं पर हैं। गॉट अब इट। जब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके भी बेबी है ना? हाँ, बेटा है बेटी 11 है? साल का बेटा। 11 साल का बेटा, एक बेटा है। हाँ, अच्छा मुझे बताओ, अभी तक साइंस सिर से लेके पांव तक बॉडी का कोई एक पार्ट कुछ भी बना पाई है क्या? एक बाल भी बना पाई है क्या साइंस? एक नाखून भी बना पाई है क्या? कुछ भी नहीं बना पाई है। लेकिन इनको तोड़ फोड़ काटा पीटी करने का अधिकार है। अच्छा, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है सब बोलते हैं, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है गॉल ब्लैडर। इनको बोलो गॉल ब्लैडर निकाल लो, पथरी हटाओ, दोबारा जोड़ दो। जोड़ देते हैं क्या? यूट्रस में कहते हैं फाइब्राइड है, यूट्रस निकालनी पड़ेगी। यूट्रस निकाल लो, फाइब्राइड हटाओ, वापस जोड़ दो। करते हैं क्या? इधर का मांस इधर चेप दो, फिर उधर चेप दो, इधर को काट पीट दो। उनकी जिंदगी नरक बन गई भाई। जब ये मेरे पास आई थी 20-25 मिनट की मीटिंग में ना, ये 16-17 मिनट तो रोती रही हैं। इनकी आंख के आंसू ही नहीं बंद हुए, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे उनकी शादी करनी है, मुझे उनको सेटल करना है। उनके लिए जीना है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि इनके अंदर वो जीने की इच्छा थी, एक भाव था, उससे लड़ाई लड़ी और आज आपके सामने है। अब इन्होंने कैंसर को हरा दिया है, रिपोर्टें नॉर्मल है। हीमोग्लोबिन 6 से 13 होना अपने आप में इतनी बड़ी बात है, बहुत बड़ा कि बॉडी ने रिकवरी कर ली है। जी। अब इनको रनिंग करा लो, अब इनको योगा करा लो, अब इनको नीचे बिठा लो। जो एक खड़ी नहीं हो सकती थी, चल नहीं सकती थी, अब ये आप इनको जो मर्जी एंड दिस इज ऑल विद इन 7 मंथ्स। 7 नहीं 7 मंथ में मेरे पास थोड़ी रही है 7 मंथ। हाँ, मेरे पास तो पहले रही है शायद। 27 डेज रही थी। टोटल 27 दिन टोटल रही है। उसके बाद दोबारा कितने दिन के लिए आए हो? 5 दिन के लिए आई। और अभी फिर कल आई हैं। तो हम लोग, हमारे पास थोड़ी रह रही मतलब है लेस देन अ मंथ घर पे। और मोटा अब तो मोटी इनकी एक महीने। दवाइयां भी बंद हो गई हैं। घर पे ये सब मैं फॉलो यही सब करती हूँ। गॉट इट। यही डाइट, सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाना, हफ्ते में 1 दिन उपवास करना। मैं तो आपको बोलूंगा, आप भी अपने सारे निवेशकों को बोल दो कि 6 दिन खाया करो, 1 दिन खा ना किया करो। जैसे एक दिन शेयर मार्केट 2 दिन बंद होती है ना, एक दिन इस वाली मार्केट को भी बंद रखा करो। ये हो नहीं इसकी पाता। टैगलाइन बनाओ कि शेयर मार्केट 2 दिन बंद रहती है, आपको इसको 1 दिन बंद मतलब करना जितने है। दिन शेयर मार्केट बंद है उतने दिन आपका खाना बंद होना चाहिए। हाँ, अगर आप जिंदगी भर डॉक्टरों की शक्ल नहीं देखना चाहते तो। थैंक यू सो मच मैम, एंड इट वाज प्लेजर कि ऐसा हम केस सुन पाए, बिकॉज मुझे लगता है इससे हमारा फेथ हमारे आयुर्वेदा पे बढ़ना चाहिए। बिकॉज मैं भी ये चाहता हूँ, हम भी सब ये चाहते हैं कि आयुर्वेदा पे फेथ बढ़े लोगों। मैं आपके सामने पेशेंट क्यों लेके आ रहा हूँ
ताकि जो लोग आयुर्वेद में कैरियर बनाना चाह रहे हैं उनको ये तो दिखे कि आयुर्वेद में मिरेकल्स हैं। जी जी। आपको लगता है कि आयुर्वेद स्लो है, तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ जिनके पास जब होप ही नहीं बची, तो जब क्या इनकी स्लो और उम्मीद क्या ही खत्म हो गई, तो अगर आयुर्वेद ठीक कर सकता है तो आप सबको आयुर्वेद में करियर बनाना चाहिए। आयुर्वेद हैज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। इसीलिए मैंने आपको अभी 2-3 टेस्टिमनीज और दिखाऊंगा आपको। थैंक यू सो मच मैम, Thank you. थैंक यू। धन्यवाद। तो आचार्य जी, ये मिराकल था, कोई डाउट नहीं है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बताऊंगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी यहाँ पे रह के गए, सिर्फ 3 ही दिन रह के गए थे, और उसके बाद इमीडिएटली जो उनके वाइटल्स थे वो काफ़ी चेंज हुए थे। उन्होंने लाइफस्टाइल को काफ़ी चेंज किया। आपकी जो जो क्रियाएं वो यहाँ करते थे घर पे, उन्होंने उसको काफ़ी हद तक कॉपी किया। ऑब्वियसली मुझे लगता है कंटिन्यूटी में करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, उसका इम्पैक्ट आता है। बट इसके बावजूद भी बहुत मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आती है आयुर्वेदा के बारे में, और कुछ लोग आयुर्वेदा के साथ टैम्पर भी करते हैं कि भाई गेट रिच, सॉरी, जैसे गेट रिच क्विक होती है वैसे ये गेट हेल्दी क्विक की तरह उसको किया बहुत जाता सारे है। लोग आयुर्वेद की दवाइयों में मिलावट भी करते हैं, हम्म, आयुर्वेद के नाम पे कुछ भी बेच देते हैं, जी। लेकिन हम लोग उस प्रैक्टिसेस में नहीं है। तो हमें कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए कि राइट कौन है, रॉन्ग कौन है? देखो आजकल हिंदुस्तान में लैब्स हैं, जी। आप आप गूगल करो, अगर किसी भी ब्रांड का आज तक कोई सैंपल फेल नहीं हुआ, हम्म इसका मतलब उसकी दवाइयाँ सही हैं। हम्म मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आज मुझे लगभग काम करते हुए 30 साल हो गए हैं, हम्म एक सिंगल सैंपल फेल दिखाओ, हम्म, जबकि हर महीने सैंपल भरे जाते हैं। अच्छा। हमें वो प्रैक्टिस करनी ही नहीं ना। लोग बोलते हैं आयुर्वेद की दवाइयों में लेड डलता है, आर्सेनिक डलता है, कई बोलते हैं मरकरी डलती है, पारा डलता है। वो रस औषधियों में डलता है, लेकिन हम वो भी यूज नहीं करते, ओके। ताकि हमें किसी भी तरह किसी को मौका नहीं देना आयुर्वेद पे उंगली उठाने का, जबकि वो शोधित डलती हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है। मैं तब भी यूज नहीं करता। हम क्लासिकल मेडिसिन यूज ही नहीं करते। गॉट इट। अगर करते हैं हम ब्रांड की लिख देते हैं, बाहर से ले लो आप। हम अपनी पेटेंट दवाइयां यूज करते हैं, और जो हमारे खुद की रिसर्च है, जैसे डॉक्टर बीपी, हमारी एक ब्लड प्रेशर की रिसर्च है कि अगर आप जिंदगी भर ब्लड प्रेशर की गोली खानी है किसी ने, हमारे वाली गोली थोड़े दिन खानी है, पहले 2 खानी है, फिर धीरे धीरे 1 हो जाएगी, फिर एक दिन छोड़ के हो जाएगी, फिर बंद हो जाएगी, जबकि उधर वाली आपको जिंदगी भर खानी है। ऐसे हमारी डॉक्टर मधु है, डायबिटीज की दवाई है, वो भी जिंदगी भर नहीं खानी। ऐसे किडनी की दवाई है, डॉक्टर किडनी है, डॉक्टर लीवर है, डॉक्टर सुकून है, डिप्रेशन एंजाइटी की है। लेकिन ये कोई भी दवाई जिंदगी भर नहीं खानी। आपको डाइट ठीक करनी है, लाइफस्टाइल ठीक करना है, खाना पीना ठीक करना है, दवाइयां नहीं खानी। आहारम परम औषधम, मतलब आहार परम औषधि है। राइट। वैसे श्लोक है आहारम परम वैश्यम, तो आहार ही परम औषधि है। तो आहार को ठीक कर लो ना, मतलब आहार सुपर फूड है, समझ गया। आहार ठीक करो। सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद कर दो। हफ्ते में 6 दिन खाओ, 1 दिन मत खाओ, नहीं तो शेयर मार्केट वाली बात करते हैं। हाँ। हफ्ते में 5 दिन खाओ, 2 दिन मत खाओ। सर, अभी जब आपके पास, लेट्स से अगर आपके पास 100 पेशेंट्स आते हैं, तो आपको क्या दिखता है सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज की है उनको? मतलब सबसे ज्यादा परसेंटेज किस बीमारी के लिए आता है? हमारे पास सबसे ज्यादा पेशेंट कैंसर के लास्ट स्टेज के आते हैं। ओके। जो डॉक्टरों के जवाब मिलने के बाद दोबारा कैंसर आ गया, तिबारा कैंसर आ गया, या पूरी बॉडी में फैल गया, मेटास्टेसिस हो गया, हमारे पास ज्यादातर केस वो आते हैं, क्योंकि उनको ज्यादातर को जवाब मिल जाता है कि अब आप हमारे पास कुछ करने के लिए है नहीं। जैसे एक लेडी आई आज मेरे पास, आज ही आई है, 36 ईयर्स की है। ओके। 2016 में पहला ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ। अच्छा। तब से लेके अब तक 5 बार सर्जरी हो चुकी है, अभी वो व्हील चेयर पे आ गई है। मुझे हैरानी इस बात की है, आयुर्वेद में बड़ी आसानी से वो ठीक हो सकती थी अगर उनको पता होता आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद में एक श्लोक है, नासा शीर्षो द्वारम, मतलब नाक सिर का द्वार है, नासा शीर्षो द्वारम। अगर हमारे पास कोई ब्रेन ट्यूमर का, ब्रेन कैंसर का पेशेंट आता है, टाइमली, खराब होने के बाद नहीं कह रहा मैं, तो धूमपान, एक जड़ी बूटियों का धुआं जलाते हैं हम। अच्छा। हवन करवाते हैं, नाक में घी डालते हैं जड़ी बूटियों वाला, उससे अपने आप ही बॉडी उस ट्यूमर को खत्म कर लेती है, सिस्ट को खत्म कर लेती है। लोगों को ना बड़ा मिसकंसेप्शन है, ये जो सिस्ट है, ट्यूमर है, गांठ है, रसौली है, फाइब्रॉइड है या पथरी है, ये बॉडी आपको मारने के लिए नहीं बनाती है, आपके भले के लिए बनाती है। जैसे आपका एक बेटा है, मैं कह रहा हूँ कि साइंस बड़ी तरक्की कर चुकी है, मैं आपको करोड़ों रुपए ऑफर करता हूँ, जितने का चाहिए चेक भर लो, मैं चेक बुक देता हूँ। ये जो आंख है बना के दे सकते हो क्या? ये पलक बना सकते हो क्या? लेकिन आपके वाइफ के पेट में बड़ी आसानी से तैयार हुई। आपके बेटे की 2 आंखें हैं, कहाँ बनी? पेट के अंदर। तो जिस पेट में दिल बन सकता है, आंखें बन सकती है, पलकें बन सकती हैं,
कान बन सकते हैं, धड़कन आ सकती है, आत्मा आ सकती है। वो बॉडी पागल हो सकती है क्या, जो आपको मारने के लिए रसौली बना रही है, ट्यूमर बना रही है, सिस्ट बना रही है, गांठ बना रही है, पथरी बना रही है? हमारी अंडरस्टैंडिंग गलत है। वो हमें बचाना चाह रही है। हम माइक्रो प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, नैनो प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, हम केमिकल खा रहे हैं, हम फसलों में स्प्रे कर रहे हैं, हम अलग अलग तरीकों से फल सब्जियां पका रहे हैं, हम सारा दिन तड़के लगा लगा के उल्टी सीधी चीजें खा रहे हैं, हम स्प्रिंग रोल खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, 2 मिनट वाला सामान खा रहे हैं। एक बर्गर का रिसर्च हुआ आचार्य जी, उसपे था कि वो 100 दिन तक बर्गर जो है वो एक जैसा ही रहा, मतलब वो खराब ही नहीं हुआ। तो जबकि अगर वो फ्रेश होता तो फंगस लग जाती या खराब हो फ्रेश जाता। नहीं, अगर वो नेचुरल होता, नेचुरल होता। यानी कि उसमें कोई प्रिजर्वेटिव और केमिकल नहीं होता, तो वो एक दिन में खराब, उसको खराब हो जाए। जैसे सेब है, आप काट दो, काला पड़ना शुरू हो जाएगा, तो ये सेब के फ्रेश होने की निशानी है। और मैं सेब काटूं, सेब ऐसा ही पड़ा रहे, खराब ही ना हो, तो इसका मतलब वो सेब खाने लायक नहीं है। तो कोई भी चीज, जैसे अभी मार्केट में मक्की मिल रही है, मक्की गलती से भी नहीं खानी चाहिए। वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जीएम फूड है वो। तो जीएम फूड खा के आपकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप इसको जरा 2 मिनट मुझे टाइम दो। जैसे अभी हम केला खाते हैं, केले में बीज नहीं है, लेकिन आज से 20-30 साल पहले अपने पापा मम्मी से पूछना, केले में काले काले बीज हुआ करते थे। अच्छा। तो अभी केले से बीज गायब कर दिए गए। अब वो केला खाएंगे अगर हम, और गलती से अगर उस केले के जीन ने आपके जीन को रिप्लेस कर लिया, तो आपका बीज खत्म कर देगा। जो केला और हमारा जीन है वो 60% मैच करता है। ओके। गाय की बॉडी से हमारी बॉडी लगभग 95% मैच करती है जीन। तो ऐसे बहुत सारी चीजों से हमारी बॉडी मैच करती है, जीन मैच करते हैं। और जीन अगर रिप्लेस हो गया, मान लो पहले आज से 20-30 साल पहले जो आम आते थे उसमें गुठली बड़ी थी और गुद्दा कम होता था। अभी जो आम आते हैं गुठली छोटी है और गुद्दा ज्यादा है। अब आपने वो आम खाया तो आप धक्के से मोटे हो गए, गुठलियां छोटी हो जाएंगी और आप गुद्दा बढ़ जाएगा। कम खा के, लोग कहते हैं मुझे पानी भी असर करता है, क्योंकि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें खा रहे हैं। तो गलती से भी ये चीजें नहीं खानी। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कोई चीज जेनेटिकली मॉडिफाइड है? देखो, पहली बात तो मैं तो कहूंगा पूरे भारत को ऑर्गेनिक पे आ जाना चाहिए। ठीक है। आप गूगल पे चेक करो कि भारत में अभी तक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या क्या हुआ है। जैसे अभी अगर हम भारत की बात करें तो अमरूद बिल्कुल सेफ है। ओके। अमरूद के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। मैं तो कहूं अगर आज राजा बोला जाए किसी फ्रूट को तो अमरूद को बोलना चाहिए, आम को नहीं। विटामिन सी, आम को नहीं। आम छिड़ गया ना सर, आम तो जीएम हो चुका है। तो और दूसरी बात, आम सिर्फ सीजन में आता था, आजकल पूरा साल मिलता है। पूरा साल खाने की चीज नहीं है वो। राइट। जैसे गेहूं जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया है जी, चावल हो गया है, मिलेट्स नहीं हुए अभी, तो मिलेट्स खाने चाहिए। मोदी जी बोलते भी हैं मिलेट्स खाओ। ऐसे चाइनीज खीरा आ रहा है, मत खाओ, इंडियन खीरा खाओ। जैसे आप बहुत सारी चीजें, जैसे टमाटर है, अगर टमाटर को बीच में से काटो और वो टेढ़ा मेढ़ा मिले तो वो खाओ, नेचुरल है। ओके। अगर उसमें सीधा स्क्वायर बना हुआ है, ऐसे और ऐसे बना हुआ है, क्रॉस बना हुआ है, तो वो मत खाओ, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो आप गूगल चेक कर लो, भारत में अभी कुछ चीजें जेनेटिकली मॉडिफाइड हुई हैं। जैसे बैंगन हो गया है, बीटी बैंगन आ गया, बीटी कॉटन, तो ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड है। अच्छा, गाय भैंसों को इंजेक्शन लग रहे हैं, तो उनका दूध पीना बंद कर दो। अगर दूध पीना है तो भारतीय गाय होनी चाहिए, पीठ पे कुब्बड़ होना चाहिए, मतलब भारतीय हो। दूसरा, रोज 3 से 5 किलोमीटर जंगल में चरने जाती हो, उसके चारे में कोई भी स्प्रे ना हो, उसको किसी भी तरह का कोई इंजेक्शन ना लगता हो, और उसके बच्चे नेचुरल पैदा होते हो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से ना होते हो। अगर 5 शर्तें गाय पूरा करती है तो दूध अमृत है। ओह, पर सर ये काम मतलब ये तो ढूंढना पड़ेगा, कोई सर्टिफिकेशन चाहिए इसके लिए। तो फिर दूध मत पियो ना। और वैसे भी सर, दूध, दही, पनीर सब नकली है, सब में प्रिजर्वेटिव डल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अभी काफी बड़ा एक मुहिम भी छिड़ी थी। आप ये देखो, मैंने एक वीडियो बनाई थी 1.5 साल पहले कि पनीर सबसे खराब वस्तु है, मत खाओ। मुझे बहुत गालियां पड़ी उस वीडियो पे, बहुत ट्रोल किया गया, बट मैं डरा नहीं। अभी इसी दिवाली पे FSSAI की वेबसाइट खोल लो, अभी आप गूगल पे कर लो, अभी FSSAI जो भारत सरकार की संस्था है, हाँ। उसने क्लियरली अपनी वेबसाइट पे लिख दिया कि भारत में बिकने वाला 83% पनीर खाने लायक नहीं है, 83% पनीर खाने लायक नहीं है। अच्छा, आयुर्वेद में कुछ अलग लिखा हुआ है। आयुर्वेद कहता है दूध को विकृत करके नहीं खाना, तो पनीर दूध का विकृत रूप है। तो
फाड़ा ना आपने दूध को। हाँ हाँ। अब कई लोग बोलेंगे दही भी तो विकृत रूप, दूध दही विकृत रूप नहीं है, दही दूध का फर्मेंटेड रूप है, और लस्सी उसी का रूप है, घी उसका परीक्षित रूप है, हाँ, आगे और का एक लेवल, और अच्छा हाँ, लेवल आगे है। एक डेरिवेटिव और है आगे। पनीर फटा हुआ है, दूध फटे से बनाया है, वो विकृत रूप है। विकृत मतलब विकृत। लेकिन नीचे लोग कमेंट डालेंगे। अच्छा, दूसरी बात, भैंस का दूध तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। एक कहावत है, गाय हमारी माता है, अकल बड़ी के भैंस, गई भैंस, नहीं बे, काला अक्षर भैंस बराबर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैंस के आगे। बीन मत बजाओ। सारी कहावतें भैंस पे या गाय पे एक ही है, माँ। कभी सोचा दिमाग लगा के? या शेयर मार्केट वाले नहीं सोचते? हमें जो मिल जाता है हम ले लेते हैं। जो अच्छा है उसको ले लेते हैं जी। अच्छा, जो गलत है उसको भी ले लेते हो आप। अच्छा, आपको एक रिपोर्ट मिले कि ये कंपनी बहुत रिस्की है, इसमें पैसा डूब भी सकता है, तो आप इन्वेस्ट करते हो क्या? नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली। और मैं अगर बोल रहा हूं कि अगर भैंस का दूध इतना ही बढ़िया है, तो अमेरिका क्यों नहीं पीता? जापान क्यों नहीं पीता? चाइना, जर्मनी, कोरिया, हर दुनिया के हर देश में भैंसे हैं, जंगल में आवारा पशु के रूप में। वहां कोई भैंस का दूध क्यों नहीं पीता? भारत में भी भैंस का दूध पिया जाता था, लेकिन सिर्फ वही पीता था जो बहुत ज्यादा मेहनत का काम करता था। जैसे राजा महाराजा के कुछ ऐसे सैनिक जिनको भाला चलाना होता था, तलवारें चलानी होती थी, या जो कुश्ती वुश्ती लड़ते थे, मल्ल युद्ध करते थे, वो लोग भैंस का दूध पिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आम के लिए आप जब आप चलते ही, अच्छा सुबह से आप कितने कदम चले हो? बहुत कम, गाड़ी में आए यहीं बैठ गए आपके पास आके। तो आप बताओ, आपको भैंस का दूध हजम कैसे होगा? अच्छा, भैंस के दूध का जो ग्रोथ हार्मोन है, जो ग्रोथ फैक्टर है, वो ज्यादा है, तो हमारी बॉडी में ट्यूमर होने की, सिस्ट बनने की, गांठ बनने की संभावना भी ज्यादा है ना। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर दूध पीना है तो पहले वाली गाय जो मैंने बताई थी, भारतीय गाय, उसकी वो 5 शर्तें पूरी हो तो दूध पियो, नहीं तो नारियल का दूध, बादाम का दूध, मूंगफली का दूध पी लो। आजकल ओट मिल्क, आलमंड मिल्क, ये सब आ रहा है, प्लांट आ रहा है। हाँ। आप निकालो ना घर पे, आ रहा है तो वो सही नहीं आ रहा है। अच्छा, आपको लगता है बाजार में बादाम रोगन बिकता है, आपको लगता है वो बादाम का रोगन है? अच्छा, उतने में बनता ही नहीं जितने में बिक रहा है, आप खरीद के ला रहे हो। जैसे घी आ रहा है बाजार में 700 रुपए किलो, 300 रुपए किलो, लोग घी लेके आते हैं, पूजा का घी लेके आते हैं। अरे वो पूजा का घी चर्बी से बना हुआ है। कानपुर, अलीगढ़, लखनऊ के किनारे कई सारी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं जो इसको पूजा के घी के नाम पे पीला रंग डाल के चर्बी से बनाती हैं। तो आप भगवान को भी नकली घी दे रहे हो, तो भगवान खुश कहां से होगा? और फिर गाय भैंसों की चर्बी से वो घी बन रहा है। तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, एक तो दूध वाली चाय मत पियो, चाय पीनी है बिना दूध के हर्बल टी पियो, लेकिन वो भी डिप डिप वाली ना हो, क्योंकि एक डिप में, अभी आईसीएमआर की वेबसाइट पे पढ़ा है, चेक कर लो, 11 करोड़ माइक्रोप्लास्टिक है। आप यहाँ पे ना स्क्रीन पे नीचे दिखा दो रिसर्च, अभी ये माइक्रोप्लास्टिक है, नैनो प्लास्टिक की काउंटिंग नहीं हुई अभी, वो नई रिपोर्ट आई है, वो मेरे को अभी देखा नहीं मैंने कितनी है, शायद वो 22-25 करोड़ है माइक्रोप्लास्टिक के बाद नैनो प्लास्टिक। तो आप बताओ, एक चाय से अगर 11 करोड़ माइक्रोप्लास्टिक गया और आपने महीने में 60 कप चाय पी ली, तो 660 करोड़ तो माइक्रोप्लास्टिक चला गया। कल को ट्यूमर बनेगा, रसौली बनेगा। अभी एक रिपोर्ट भी आई है एम्स की 2 महीने पहले कि माँ के दूध में भी माइक्रोप्लास्टिक आ रहा है। आपको याद है कई साल पहले आमिर खान का एक शो आता था, सत्यमेव जयते। हाँ, राइट। तो सत्यमेव जयते का एक एपिसोड हुआ था कासरगंज के ऊपर, केरल में काजू की खेती होती है, वहां पे वो स्प्रे डालते हैं और वहां पे बच्चे ही विकलांग पैदा होने लग गए। तो वहां पे 20 साल पहले फिर बैन हुआ ये। लेकिन भारत में आज भी पंजाब, हरियाणा, इधर आपका ये उत्तर प्रदेश, कई इलाकों में आज भी फसलों पे स्प्रे डल रहा है। आप सुबह स्प्रे करते हो, शाम को वो आपके प्लेट पे होता है, प्लेट में होता है खाना। तो आप किसको मार रहे हो? अपने ही बच्चों को मार रहे हो। लोगों के शुक्राणु कम हो रहे हैं, अंडाणु कम हो रहे हैं, बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन खत्म हो रहा है बॉडी का, हाइट नहीं बढ़ रही बच्चों की, छोटी छोटी उम्र में चश्मे लग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है, किडनी फेल हो रही है, प्रोस्टेट प्रॉब्लम बढ़ गई, ब्रेस्ट कैंसर बढ़ गया। सारी बीमारियों की जड़ मिलावट, ये पेस्टिसाइड, लेट नाइट खाना खाना और सूरज डूबने के बाद खाना खाना, या हफ्ते में 7 दिन खाना। बाकी आपको जो टेक अवे लेना वो ले लेना। आचार्य जी, मुझे लगता है कि हमें यही टॉपिक जितनी देर हम बात करते रहे कम रहेगा, बट फॉर आवर ऑडियंस, जैसे मैंने बताया कि हम लोग अपॉर्चुनिटी भी देख रहे हैं कि लोगों को अब समझ आने लग गया है। हमने देखा है कि काफ़ी जगहों पे सेंटर्स ओपन हो गए, आपके खुद के 120 प्लस सेंटर्स अक्रॉस इंडिया है, आपने दुबई, यूएस में भी सेंटर्स अब ओपन करे। तो इंटरनेशनली भी आप इन्फ्लक्स देख रहे हैं कि वो लोग बाहर देश से भी आ रहे हैं। तो आज अगर किसी को यहाँ पे करियर बनाना है,
पर उसके पास कैपिटल नहीं है, अभी शुरुआत करना चाहता है, पैसा नहीं है। आपने भी जब शुरुआत की थी शायद उतना पैसा नहीं था आपके पास। मेरी पहली सैलरी 800 रुपए थी। ओह, तो 800 से 10,000 करोड़ तक का जो अरे सफर नहीं, रहा है वो तो कंपनी है, लोगों का है, जी, बट मैं तो एक सिर्फ सैलरी लेता हूँ। बट एक एंटरप्राइज क्रिएट करी सर आपने, एक बहुत अच्छी जर्नी जी। तो आज अगर कोई 20-21 साल का व्यक्ति चाहता है कि मैं आयुर्वेदा में एंटर करूं, तो किस तरह की उसको एजुकेशन लेनी चाहिए, क्या उसके स्टेप्स होने चाहिए? कैपिटल ज्यादा नहीं है, छोटे गांव से है, वो एक करियर बनाना चाहता है इसमें, तो क्या कर सकता है? मैं अभी एक कोर्स शुरू करने वाला हूँ, हेल्थ कोच। ओके। एक कोर्स जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ, आज आपके प्लेटफॉर्म पे ही बोल रहा हूँ। वैसे मैं प्लान बन गया मेरा, हेल्थ कोच और जीना सीखो, दो Okay. कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। जीना सीखो कोर्स होगा हर भारतीय के लिए, बीमार नहीं पड़ना है। ओके। हेल्थ कोच नाम से कोर्स शुरू करूंगा, जो कि लोगों को कोचिंग करेगा, हैंड होल्डिंग करेगा और उनको बीमारी से स्वास्थ्य की यात्रा कराएगा ओके। और बीमार ना पड़ने की ट्रेनिंग देगा। इन हेल्थ कोचों को स्कूल वालों को अपॉइंट कराऊंगा कि स्कूल में एक हेल्थ कोच अपॉइंट कर लो, डेली आधा घंटे का इसकी क्लास होनी चाहिए कि बच्चों को बचपन से सिखा दें क्या जी। खाएं क्या नहीं खाएं, जी। क्या ज्यादा खाएं क्या कम खाएं, क्या अच्छा क्या बुरा। हम्म। जैसे अभी स्कूलों में टीचर की भर्ती होती है, तो एक टीचर, मैं माँ बाप से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके स्कूल में हेल्थ कोच नहीं है तो उस स्कूल में बच्चे को ही मत डालना, तो अपने आप हेल्थ कोच के लिए जॉब खुल जाएगी। जी। इसके अलावा अगर करियर बनाना है तो इसके आयुर्वेद की एक डिग्री होती है BAMS, BAMS। बैचलर इन आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। ओके। एक डिग्री होती है BNYS, ओके। बैचलर इन नेचुरोपैथी योग एंड योगिक साइंस। ओके। ये दो डिग्रियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये दो डिग्री करोगे तो भविष्य इन दो डिग्रियों का है। ओके। और तीसरा मैंने बताया हेल्थ कोच, हम्म। कि आप इस लाइन में करियर बना पाओगे। हम्म। BMS भी 5.5 साल की है, ओके। BNYS भी 5.5 साल की है और ये बहुत सस्ती है। अगर आपको एक MBBS बनना है तो यूपी में आपकी लगभग 1 करोड़ लगता है ओ। डॉक्टर बनने के लिए। अगर आप महाराष्ट्र के हो तो लगभग 3 करोड़ में डॉक्टर बनते हो आप, 3 करोड़ में डॉक्टर बनते हो। और अगर यूपी में हो, पंजाब में हो तो 1-1.5 करोड़ में डॉक्टर बनते हो। काफी लोग तो यूक्रेन भी लेकिन जाते थे पहले। BMS आप 10 लाख में डॉक्टर बन सकते हो। ओके। BNYS आप 5-6 लाख में डॉक्टर बन सकते हो हम्म। और उनसे ज्यादा कमाओगे, ये पक्का वादा है मेरा। क्योंकि वो लोगों को काट पीट के पैसे कमाते हैं, आप लोगों को जीवन देके, हीलिंग सिखा के पैसा कमाते हो तो- और लोगों की मदद करते हो। तो शुरुआत हो गई कि आप इनमें से कोई भी एक डिग्री तो परस्यू करें। BMS करो, BNYS करो। बट अगर मैंने आज पढ़ाई कर ली है कहीं पहले, मैं 23-24 साल का हो गया हूं, अब मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, तो नाउ हाउ डू आई एंटर द आयुर्वेदा मार्केट? मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास क्या विकल्प है? आप अच्छा क्लिनिक खोल सकते हो, एक डॉक्टर को हायर कर लो, अच्छा। आप फ्रेंचाइजी ले लो, हमारी ले लो, किसी और अच्छे ग्रुप की फ्रेंचाइजी ले लो। ओके। बहुत बहुत पैसा भी है, नाम भी है और इज्जत भी है। हम्म। सबसे बड़ी बात है प्यार है, हम्म। दुआएं हैं। हम्म। एक बुजुर्ग सिर पे हाथ फेर के जाती है, जब उसका बिना घुटना बदले वही घुटना रिपेयर हो जाता है। एक बहन राखी बांध के जाती है, जिसको बोल दिया गया था कि आप 2 महीने के मेहमान हो, अब कैंसर आखिरी स्टेज में है, और वो जी जाती है अपने बच्चों के लिए, वो राखी बांधती है, कहती है मैं आज के बाद मैं आपकी बहन हूँ। बड़ा दिल, आंखें भर जाती हैं। कथोरिया जी, एक और पेशेंट है जी। जिनको कि थायराइड ग्लैंड निकालने के लिए बोल दिया गया था। थायराइड ग्लैंड निकालने के लिए बोल दिया गया था? हाँ, कि और उसके बाद हो सकता है विकलांग हो जाते, हो सकता है इनकी आवाज चली जाती। इन्होंने निर्णय लिया कि मैं पहले आयुर्वेद में ट्राई करता हूँ, जी। निकलवाना तो बाद में निकलवा हाँ, लूंगा। निकाल ही लूंगा, वो तो ऑप्शन है तो ही। अभी इनको सिर्फ 11 दिन में 12 दिन हुए हैं, 12वां दिन है। आप बताओ आपको क्या हुआ था और आपने क्या किया? सभी वीक्षकों को मेरा ये है नमस्कार। मेरा जब मैं डॉक्टर ने मुझे बताया कि गले में गांठ है, वो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, आपको गले का थायराइड निकालना पड़ेगा, तो मैंने घर वालों सभी से बोला है कि मेरा स्ट्रॉन्ग गट फील है कि विदाउट ऑपरेशन मैं इसको हरा सकता हूँ एंड मैं क्यूर हो सकता हूँ। तो घर वालों ने बोले कि नहीं, तुम बहुत गलत निर्णय ले रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। अब बहुत सारे डॉक्टर ने बोले कि उससे कुछ नहीं होता है, बस गले निकाल, वो ग्लैंड निकाल देंगे और गोली दे देंगे तुमको थायराइड का, वो रोज़ एक लेना पड़ता है उसमें। बट मेरा स्ट्रॉन्ग ये था कि मुझे जो नेचुरली मिला है उसको खोना नहीं चाहता था मैं। तो मैंने बोली कि नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे एक बार लास्ट मौका दीजिए, मैं इसको एक आयुर्वेदा का कर देता हूँ। अगर नहीं होता है तो मेरा ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन तो यही आप है। जैसे बोलेंगे आपको बात मान लेता हूँ। तो मैं वापस घर से, मैं बेसिकली कर्नाटका से हूँ, दिल्ली में काम करता हूँ मैं, तो वापस कर्नाटक से दिल्ली आने वाला था, तो मुझे नागपुर में रुकना पड़ा। तो मेरा दोस्त एक यूपी में रहता है, तो उसने बोला कि सर यहाँ आप एक बार चले जाइए, आप पहले ही बोल देते, मैं पहले ही सर बता देते इधर का, आपने अभी बोल रहे अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले जाके दिखा दीजिए, तो उसके बाद आप जो करना है ऑपरेशन जो भी करवाना है करवा दीजिए।
तो पिछले महीने में आए थे दिखाने के लिए, डॉक्टर आर्यन त्यागी जी ने देखा मुझे, वो बोले कि बिल्कुल ठीक है, आराम से ठीक हो जाएगा, आप इधर आके आप ट्रीटमेंट ले लीजिए, आप आराम हो जाएंगे करके। तो मैंने बोले कि ठीक है सर, थोड़ा दिवाली का है, दिवाली ख़त्म करके आ जाता हूँ करके मैं आके इधर 24 तारीख को दाखिला तो हुआ मेरा, तो अभी 12वां दिन है। तो आज 5 तारीख है। आज 5 तारीख, तो मेरा तब से अब तक तो मुझे बहुत रिलीफ मिला है और लग रहा है कि मुझे 60 to 70% ऑलमोस्ट। कितनी बड़ी बड़ी गांठें थी आप, कितना पूरा स्वेल हो गए थे सर, ये पूरा गला सूजा हुआ था? ये यहाँ पे मल्टीपल ज़्यादा था और यहाँ पे छोटा था। अच्छा, 12 दिन हुए आपका, 60-70% ठीक हो गया। हाँ सर। 15 दिन, 25 दिन, 40 दिन, 50 दिन भी लगे, आप कटने से तो बच गए। बिल्कुल सही सर, वो अगर तो कोई यही आपका मुकाबला ही ब्लैंड नहीं है, निकल जाता, मुकाबला ही नहीं कल है। को जिंदगी भर आपकी आवाज चली होती या आपको कोई और साइड नहीं, इफेक्ट आते। अनइजीनेस ही रहती है जिंदगी भर आपको, सर मतलब मैं कहता हूँ इनको एक काम करो, आपको बोला काटना पड़ेगा, आप पहले 10 लोगों से मिलो जिनका 2 साल पहले 5 साल पहले कटा है, उनकी जिंदगी चेक करो पहले कैसे चल रही है। अगर उनकी जिंदगी सबकी स्वर्ग चल रही है तो आप कटवाओ, हाँ सही कह रहे अगर उनकी जिंदगी नरक बन चुकी है तो गलती से भी मत कटवाओ। हैं, राइट। आप पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं। अपनी कर्नाटका में कौन सी भाषा चलती है? कन्नडिगा। तो कन्नड़ा में बोल दो। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೂ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೂ ಮೊದಲು ಬಂದು ಈ ಏಮ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ತೋರಿಸಿ, ಅಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲೋಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಏನೇ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುಣಮುಖ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೋರಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆंट ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಬೇಕೋ ತಗೊಬೋದು ನೀವು। Thank you मुझे so एक चीज समझ आई, नमस्कारा। नमस्कारा much. I कर्नाटका। think इस लैंग्वेज में तो मेरे को भी उतना ही समझ आया। नहीं, बीच में कैंसर शब्द समझ आया था। हाँ जी जी, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पूरी दुनिया मोटिवेट होगी और ये हमारा ये इंटरव्यू कराने का पर्पज ये जी। रहता है कि दुनिया का भला हो जाए, बिल्कुल दुनिया की मदद हो जाए, कोई कटने से बच जाए, जी, सारी पैथिया एक साथ हो जाए ना अगर, तो इस देश का मजा आ जाए। बिल्कुल। संजय जी, मैंने पीछे एक बात उठाई थी कि जैसे इंजीनियरिंग का पहला साल कॉमन होता है, इंजीनियरिंग का पहला साल कॉमन होता है, ऐसे मेडिकल की पढ़ाई का भी पहला दूसरा साल कॉमन होना चाहिए। आपको आयुर्वेद में जाना है, होम्योपैथी में जाना है, नेचुरोपैथी में जाना है या एलोपैथी में जाना है, पहले 2 साल आप भारत का इतिहास और भारत का आयुर्वेद पढ़ लो, जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी छतरी है, जिसके बाद सारी साइंसेस निकली है पूरे वर्ल्ड में। अगर पूरी दुनिया की बात करें, सबसे पहले पुराना आयुर्वेद ही है। और आज भी TCM जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है, वो चाइना में पहली प्रथम चिकित्सा पद्धति है। जब वो इलाज में सहायता चाहता है तो एलोपैथी सहायता करती है, पहला इलाज उसी का माना जाता है। ऐसे जापान में भी जब जापानीज ट्रीटमेंट शुरू हो रहा है, कोरिया वाला अपना शुरू कर रहा है, एक भारत ये जो अपने को पीछे करके दूसरी चीजों को आगे कर रहा है। किसी ने कहा था कि इफ फूड इज नॉट योर मेडिसिन, देन मेडिसिन विल बिकम योर फूड। यस, यानी कि अगर आपका खाने से आप अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको जो है खाने में भी दवाइयां ही लेनी पड़ेंगी। और इसी के साथ जो है वो पूरा आयुर्वेदा का बेस जुड़ा हुआ है। सर, एक जो मुद्दा यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि भाई बहुत सारे हमने केसेस देखे, बट कौन से वो पॉइंट्स है जहाँ पे एक्चुअली आपने बोला कि सारी साइंसेस को कल्मिनेट करना चाहिए, आना चाहिए साथ, तो कौन से वो पॉइंट्स है जहाँ पे लोगों को एलोपैथी पे ही जाना पड़ता है, मतलब नो ऑप्शन लेफ्ट वाला कौन सा स्टेज होता है, कौन सी चीजें होती है? कोई भी इमरजेंसी, ओके, जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, टांग कट गई, सरिया घुस गया, आई, कोई कील लग गया, कुत्ते ने काट लिया, समझ गए जो भी इमरजेंसी सिचुएशंस हैं, जैसे बच्चा पैदा करना है, नेचुरल नहीं पैदा हो रहा जी, तो सर्जरी से ही करना पड़ेगा, जी, तो उन चीजों में एलोपैथी बेस्ट है, ओके, क्योंकि वो रिसर्च बेस्ड है, हाँ। एविडेंस बेस्ड है। लेकिन जहाँ भी मैनेजमेंट की बात है, जहाँ भी पेशेंट को ठीक करने की बात है, वहां उनको नहीं यूज करना चाहिए। फर्स्ट नहीं यूज करना है। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आयुर्वेद होना चाहिए, ओके, उसके बाद एलोपैथी की हेल्प होनी चाहिए। जैसे आपको बीपी हो गया, तो सबसे पहले आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करो, आप अनुलोम विलोम करो, प्राणायाम करो, नंगे पांव घास पे घूमो, रात को खाना बंद करो, तो काफी हद तक उम्मीद है बीपी ठीक हो जाएगा। या पंचकर्म कराओ। जैसे अब मेरी बात बीच में रह गई थी, जैसे आपके पास गाड़ी है, आप उसकी हर 10,000 या 13,000 किलोमीटर में सर्विस कराते हो, अपनी सर्विस पिछली बार कब कराई थी आपने? नहीं कराई सर। देख लो भाई, तुम्हारे संजय कथुरिया सर लापरवाह हैं, जो बस फाइनेंस की बातें करते हैं, लेकिन अपनी खुद की गाड़ी की सर्विस नहीं करा रहे हैं। तो आता हूँ सर आपके पास, अभी अपनी आज सर्विस ही करा आपको इनवाइट कर रहा हूँ मैं। और आप तो मेरे कब से दोस्त हो, जी, देखो जी, अपन पहली बार मिले थे 2019 में, 2019 में, 6-7 आप साल हो तब गए। से मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, बिल्कुल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरे पेरेंट्स इतनी आके बार गए तो- इतनी बार तो भगवान को बुलाओ तो वो आ जाए,
अरे नहीं सर, मैं आपको एंड मैं सारी ऑडियंस को भी ये बोलना चाहूंगा कि मेरे पेरेंट्स यहाँ रह के गए तो मैंने इम्पैक्ट देखा है उस चीज़ का, बहुत मैसिव इम्पैक्ट देखा है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आपसे अपने आप को ट्रीट करा के गए, एक बहुत अच्छी इन्फ्लुएंसर भी है जो आपसे ट्रीट होके गए, मैं नाम नहीं ले सकता, बट उन्होंने भी अच्छा वो लड़की, हाँ, बट उन्होंने भी बहुत उसकी अच्छा, मम्मी भी आई थी। अच्छा, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे फीडबैक दिए मेरे को, तो मेरे को पता है इस जगह के बारे में, इसकी पावर के बारे में पता है। मैं सिर्फ चाहता था कि राइट तरीके से मैं लोगों तक इसको प्रेजेंट कर सकूं। मैं कोई मतलब अभी भी मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं आयुर्वेदा को प्रमोट कर रहा हूं थ्रू आचार्य मनीष जी, जिन्होंने एक्चुअली आपने सर बहुत बड़ा काम किया है हमारे देश के लिए, कि जहाँ पे आपने परचम लहराया एक तरीके का आयुर्वेदा का। मुझे ये भी याद है कि पिछले कुछ 2-3 साल पहले एक डिस्कशन में आपने बताया था कि किस तरीके से आपने गवर्नमेंट के साथ काम करके आयुष को इंश्योरेंस में इंट्रोड्यूस किया था। यस यस। तो सर वो इनिशिएटिव क्या है और इसका फायदा कैसे लोग ले सकते हैं? देखो आज जब 2020 में, उससे पहले हमारे सिर्फ क्लिनिक्स होते थे, ये सबके लिए स्टोरी भी काम की है। 2020 में सिर्फ क्लिनिक्स होते थे और उससे पहले हमारा कोई हॉस्पिटल नहीं था। जब कोरोना आया ना, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि आयुर्वेद बंद कर दिया गया, सब कुछ बंद हो गया भारत में, सिर्फ एलोपैथी चला। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि आज भी हम गुलाम है क्या, कि भाई यूनिवर्सिटी बंद, कॉलेज बंद, आयुर्वेद के हॉस्पिटल बंद, डॉक्टर बंद, मेरी भी क्लिनिक बंद हो गई। तब मेरी 85 क्लिनिक होते थे, हॉस्पिटल एक भी नहीं था। तो एक होता है प्रॉब्लम में प्रॉब्लम देखने वाली दुनिया, एक होती है प्रॉब्लम में सॉल्यूशन देखने वाली दुनिया, एक होती है प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देखने वाली दुनिया, जो कि 1 या 2% लोग होते हैं। तो मुझे लगा इतना आयुर्वेद पिछड़ा हुआ है, तो मैंने क्या करा, जैसे ही कोरोना में ये आपका लॉकडाउन लगा, मैंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डीसी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह चिट्ठियां डाल दी कि भाई आयुर्वेद को बंद क्यों कर दिया, ये डॉक्टर नहीं है क्या। तो 10 दिन बाद खुल गए क्लिनिक। अच्छा, तो मुझे एक चीज तो समझ आ गई कि एलोपैथी आसमान है और आयुर्वेद धरती के भी नीचे गड़ा हुआ है। तो मैंने आप जैसे भाइयों से सलाह लिया, आपको याद है मेरा फोन आया था जी, तो आपने बोला आप कंपनी को लिस्टेड कराओ, प्लस कोई यूनिक बिजनेस मॉडल क्रिएट करो जी, जिससे सच में दुनिया का भला हो। तो मैंने कहा अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, तो मैंने कहा स्टडी करते हैं। तो मैंने स्टडी करी, पूरी दुनिया के कुछ रिसर्च पेपर निकाले कि एलोपैथी बड़ी कैसे हुई। तो पता चला एलोपैथी बड़ी हुई नंबर 1 रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड प्रूफ करने से अपने आप को, नंबर 2 हेल्थ इंश्योरेंस, यस, इलाज फ्री होता है, इस चक्कर में लोग इलाज करा लेते हैं, सही कह रहे हैं। कई बार गलत भी हो जाता है। तीसरा सरकारी राजश्रय बोलते हैं उसको, सरकारी आश्रय, क्योंकि जितनी हमारी गवर्नमेंट लॉबीज हैं या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो एमबीबीएस डॉक्टरों के दोस्त होते हैं, तो इनको एक दूसरे की सपोर्ट मिलती है। प्लस सरकारी योजनाओं में भी एलोपैथी को आगे रखा जाता है, सरकारी बजट में भी एलोपैथी को आगे रखा जाता है, और सरकारी कर्मचारियों का इलाज फ्री होता है। अच्छा, मैंने चेक करा आयुर्वेद में कुछ भी नहीं था। फिर मैंने एक चीज नोटिस करी कि आयुर्वेद के डॉक्टरों के अधिकार भी नहीं है। अच्छा, जैसे अगर आपको देश में लाइसेंस बनवाना है तो आपको एलोपैथी डॉक्टर से ही मोहर लगवानी पड़ेगी। अगर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है तो भी एलोपैथी डॉक्टर साइन लगाएगा। मतलब आयुर्वेद का डॉक्टर होकर भी डॉक्टर नहीं है। अच्छा, उसके घर वाले भी डॉक्टर नहीं मानते। और एक प्रॉब्लम हो रहा है, आयुर्वेद के कॉलेजेस में या एलोपैथी के कॉलेजेस में भी पेशेंट ही नहीं होते। जब इंस्पेक्शन होती है, सड़क से मजदूर पकड़ के लाए जाते हैं, रेडी वाले पकड़ के लाए जाते हैं और उनको लिटाया जाता है और उन पर ट्रीटमेंट होता है, उनको मतलब फाइल बनाई जाती है। ये सब हॉस्पिटलों में होता है। सिर्फ कुछ रेयर हॉस्पिटल्स हैं भारत में जहाँ पेशेंट रियल में आते हैं, जैसे पीजीआई में आते हैं, ऐसे डीवाई पाटिल मुंबई में आते हैं, लेकिन बाकी बहुत सारे कॉलेजेस में बच्चों को एक्चुअल पेशेंट देखने को नहीं मिलते। चाहे वो एमबीबीएस वाले हैं, चाहे वो बीएचएमएस हैं, चाहे वो बीएमएस हैं, पेशेंट नहीं है। तो मेरे को एक चीज समझ आई कि इस देश में बहुत सारा काम करने की जरूरत है। तो मैं लग गया, सरकार, एनजीओ से बात करी, कुछ लोगों से बात करी, सरकार को प्रेजेंटेशन दिया, इल्डा को मिला, तो बड़ी खुशी मिली कि सरकार ने भी इनिशिएटिव लिया। सरकार ने हमारे जो आयुष का विभाग बनाया जी, मोदी जी ने लगभग 10-12 साल पहले, उसके बाद आयुष के जो सेक्रेटरी है उसमें आयुर्वेद के डॉक्टर को लाया गया, तो वो काम चल रहा था। तो मैं तो चिट्ठी लिखता था या डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन देता था और इस देश में काम होते चले गए। हेल्थ इंश्योरेंस में आयुर्वेद आ गया, बहुत बढ़िया। आज सारे हेल्थ इंश्योरेंस आयुर्वेद में सभी हॉस्पिटलों में चलते हैं जो एनएबीएच है। ओके, इसके बाद सारी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है, चाहे वो आर्मी का है, चाहे वो सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, असम राइफल, एनएसजी कमांडो, मेरे फादर ओएनजीसी से हैं, तो सबका इलाज फ्री होता है जी। इसके अलावा सारे हेल्थ इंश्योरेंस फ्री चलते हैं।
इसके अलावा पंजाब सरकार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 4 सरकारों के कर्मचारियों का इलाज भी फ्री होता है। तो मतलब देश में बदलाव आया और मोदी जी ने इसका बीड़ा उठाया। तो मैं मोदी जी को, आयुष मंत्री को, हमारे आयुष सेक्रेटरी को, आयुष की पूरी टीम को बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने आयुष को सपोर्ट किया और आज आयुर्वेद के इतने बड़े बड़े रिजॉर्ट जैसे हॉस्पिटल खुल पा रहे हैं और बहुत दुनिया का भला हो रहा है। तो सर मतलब एक व्यक्ति जो आज से 5-10 साल पहले आयुर्वेदा में बिजनेस या करियर बनाना चाहता था वर्सेस आज बनाना चाहता है, बहुत इजी तो हो गया। आज इजी भी हो गया है और उसमें आई थिंक पे ऑफ भी बेटर हो गया है कि कल को जाके वो करियर अच्छा पैसा भी बना सकता है और लोगों की जो मदद करेगा वो तो डेफिनेटली करेगा। पिछले 5 साल की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि एलोपैथी के डॉक्टरों की पिछले 5 साल में सैलरी बढ़ी है 55% ओके, और आयुर्वेद के डॉक्टरों की बढ़ी है 175%। मतलब आयुर्वेद के डॉक्टर को पहले 25,000 30,000 तनख्वाह मिला करती थी, जी। आज वो उनको झोला छाप बोला जाता था, काफी खराब तरीके से इंसल्ट भी किया इंसल्ट जाता बेस्ड था। होता था, लेकिन आज रिस्पेक्ट आयुर्वेद है। के डॉक्टर ने हिम्मत दिखाई है और सरकार ने भी सपोर्ट किया है और एलोपैथी भी एक्सेप्ट कर रही है। बिल्कुल, एलोपैथी वाले भी अब आयुर्वेद को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे वेदांता में आयुर्वेदा विंग बन चुका है, वेरी नाइस। अपोलो आयुर्वेद को अपना चुका है। तो अब एलोपैथी और आयुर्वेद के इन्फ्यूजन की बात चल रही है। अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर नरेश त्रिहन ने एक वीडियो बनाई है, मैं चाहूंगा अगर आप दर्शकों को दिखा दे तो बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने एक वीडियो में बोला आज तक के मंच पे कि लंबा जीना है, मौत को हराना है, स्वस्थ रहना है, तो मिस्टर कथूरिया साल में एक बार पंचकर्मा कराओ। आ रहा हूँ सर, बस अब ये हाईली मोटिवेट हो गया। बट सर मुझे लगता है कि आई एम वेरी ग्लैड कि आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया जिस वजह से आज लोग इसमें करियर बना पाएंगे और मुझे लगता है एज एन इन्वेस्टर, एज अ कंट्री भी हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी। जैसे आपका एक बिजनेस बना, बहुत सारे और ऐसे बिजनेसेस बनेंगे, प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड, मिक्स बेस्ड, जहाँ से लोग एक अच्छी एंटरप्राइज भी क्रिएट कर पाएंगे, जॉब्स ऑफर कर पाएंगे। आज हमारे यहाँ डॉक्टर्स के लिए यही होता है कि मैं किसी बड़े हॉस्पिटल में जुड़ जाऊँ, कल को डॉक्टर्स के लिए ये होगा कि मैं किसी बहुत बड़े होम्योपैथी एलोपैथी, कल को ये होगा कि मैं किसी बहुत बड़े आयुर्वेदिक ब्रांड के साथ जुड़ जाऊं। तो आई थिंक आयुर्वेदा विल नाउ अनलीश इन द नेक्स्ट 10 to 15 years। मैं आप सबको बता दूं, वैसे ये रिवील नहीं करना चाहिए, मैं इनको पिछले 5 साल से बोल रहा हूं सर ये कंपनी संभाल लो। 5 साल से एक बंदा इनको रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये कंपनी संभाल लो। जोन सी जैसी पोस्ट चाहिए, जैसा हिस्सा चाहिए, जैसा स्टेक चाहिए। अच्छा बोला कि नहीं बोला? नहीं, कभी मना नहीं किया सर आपने, हमेशा इनवाइट किया रादर, हमेशा। आपको क्या बोला? इस कंपनी को, आपकी कंपनी है, संभाल लो इसको जी। क्योंकि हमें आयुर्वेद को और आगे सर स्टार्ट हो गए। तो एक और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि सर तो खैर छोटे भाई की तरह है मेरे, और हमेशा मैं इनको जब भी कभी फाइनेंस में मुझे कोई प्रॉब्लम आती है, मुझे कोई फाइनेंशियल सलाह लेनी होती है, तो मैं सर की सलाह लेता हूँ। पीछे मैं एक बार इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी सर को साथ लेके गया, सर ने मेरी तरफ से आयुर्वेदा को प्रेजेंट किया और इससे एक फायदा पता क्या हुआ है, आयुर्वेद में भरोसा बढ़ रहा है लोगों का, आयुर्वेद ग्लोबलाइज हो रहा है। अभी हमने कजाकिस्तान, यूएस, अबू धाबी, दुबई, नेपाल में कई सेंटर शुरू कर दिए हैं। और मैं आपको एक बताना चाहूंगा, संजय कथूरिया जी अपनी मेल आईडी डाल दो, अगर आपके किसी के पास भी यूनिक आइडिया है आयुर्वेद को लेके, नेचुरोपैथी को लेके, कोई स्टार्टअप का आइडिया है, कोई आपके पास यूनिक बिजनेस मॉडल है, या किसी तरीके से दुनिया की भला कर सकते हो, तो संजय कथूरिया जी की मेल आईडी पे कमेंट डाल दो और प्रपोजल डाल दो। हम लोगों ने अभी 100 करोड़ का स्टार्टअप फंड बनाया अलग से, वो लवली, ओनली फॉर आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी और इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए, आयुष के प्रोजेक्ट्स के लिए। तो आप जो प्रपोजल भेजोगे हम संजय कथूरिया जी की वजह से मिलेंगे, तो संजय कथूरिया जी बीच में उसमें पार्टनर रहेंगे, आपके साथ हम मिलकर इस देश में आयुर्वेद की क्रांति करेंगे। तो आपके पास कोई भी यूनिक आइडिया हो, कोई भी नया डिफरेंट कोई प्रपोजल हो, कुछ आप आयुर्वेदा में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो कथूरिया जी की मेल आईडी पे प्रपोजल डाल दो, कथूरिया जी मुझे अपने आप कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको मैं एक और कर दूंगा कि मैं गूगल फॉर्म दे दूंगा नीचे, और वो गूगल फॉर्म में आप थोड़ा बेसिक डिटेल डाल के अपनी प्रेजेंटेशन दे दीजिएगा, एंड वी विल सेंड इट टू सर एंड सर्स टीम, एंड उसमें से जो सर को लगेंगी कि जिसमें उनको इन्वेस्ट करना है, आपका सपोर्ट करना है, जिस भी तरीके से करना है वो जरूर, पर अच्छे से प्लान बनाना भाई, आपको बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। 100 करोड़ का फंड है टोटल, ऑब्वियसली एक कंपनी को नहीं जाएगा, मल्टीपल को जाएगा। 3 साल में 500 करोड़ कर देंगे। बहुत बढ़िया सर, आई थिंक आप जो कर रहे हैं वो काबिले तारीफ ही नहीं है, इट इज गेम चेंजिंग एंड इट हैज एक्चुअली क्रिएटेड अ रेवोल्यूशन। तो आपने सिर्फ जो है छोटा सा क्या कहते हैं डिफरेंस नहीं क्रिएट किया, आपने एक्सपोनेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है, और मैं आपको मैं इस जर्नी का साक्षी रहा हूँ, क्योंकि मैं आपने तो शुरू कराई 7 साल पहले 2020 में जो मैंने सलाह मांगी थी, आपसे भी तो मांगी थी, आपने बोला कंपनी को लिस्टेड कराओ, मुझे तो लिस्टेड का ABC। अच्छा, मजेदार बात यह है कि आज तक मैंने सर की कंपनी में कभी शेयर नहीं लिया।
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन नहीं क्रिएट करी, बट थैंक यू सो मच आचार्य जी। आज अच्छा, आपने सच्ची इतना बता, लेना चाहिए था कि नहीं? आप बहुत बिल्कुल मिस करता हूँ सर। 200 करोड़ की मार्केट कैप से 10,000 करोड़ की मार्केट कैप, 50x इन 3.5 years, डेफिनेटली लेना चाहिए आपका था। म्यूचुअल फंड इससे ज्यादा पैसे कमाता नहीं है दे क्या? सकता था, नहीं दे सकता अच्छा था। चलो, एनीवे मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि जब मैं इस लाइन में आया था तो सर के पापा ज्योतिषी हैं, आप जानते होंगे, और मैं भी आपको रिक्वेस्ट करूंगा, सर के पापा के बारे में एक बात बताना चाहूंगा। आज से लगभग 8 साल पहले मैं मुंबई उनके घर पे गया था, तो उन्होंने मेरी पत्री बनाई थी, मेरी परिवार की और सबकी, मेरी बिटिया की, बेटे की। उस टाइम मुझे कतूरिया जी के फादर, क्योंकि ये श्री गंगानगर के हैं, हाँ। और मैंने भी श्री गंगानगर में काम किया, तो एक वहाँ का जुड़ाव भी था। और मैं कसम से बता रहा हूँ, उन्होंने मुझे पत्री बना के कुछ बताया था कि ये 3-4 उपाय कर लो, तेरी एक बाधाएं चल रही हैं, ये उपाय कर लो। और मैंने लिटरली वो उपाय बिल्कुल ईमानदारी से किए, और आज जो मेरा सपना था, जो मैं दुनिया के लिए करना चाहता था, वो सब आज मैं कर पा रहा हूँ। तो आपके पापा का भी, थैंक यू सो मच। आपका भी, आपके परिवार का भी बहुत बहुत थैंक यू। मैंने you so आपके घर में लंच भी किया हुआ जी, है, जी। आपके साथ अलग से भी लंच किया जी, हुआ है, जी। तो मतलब आपके साथ मेरी जर्नी डिफरेंट रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। और सर मेरा सौभाग्य है, क्योंकि आज मैं बहुत प्राइड से कह पाता हूँ लोगों को कि मैं आपको पर्सनली जानता हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो बहुत क्रिटिकल कंडीशंस में आते हैं, जिनको मैं जानता हूँ कि आप ठीक कर सकते हैं। आप पर्सनली मेरा फ़ोन उठाते हैं, पर्सनली उनको गाइड करते हैं, फिर आपको इनवाइट करते हैं। मतलब काफ़ी केसेस में तो आप चार्ज भी नहीं करते हैं। तो थैंक यू आचार्य जी, आपने इतना टाइम दिया, अपने यहाँ इतने ब्यूटीफुल सेंटर पे बुलाया। और मैं लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि आयुर्वेदा को लेके आप नेगेटिव मत सोचिए। हाँ, आपके मन में डाउट ज़रूर हो सकता है, क्वेश्चन ज़रूर हो सकते हैं। तो एक काम कीजिए, कमेंट सेक्शन में सारे क्वेश्चंस भर दीजिए। अगर कमेंट सेक्शंस में इनफ क्वेश्चंस होंगे तो मैं आचार्य जी को फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार फिर से मुझे टाइम दे। वो सारे क्वेश्चंस मैं जनता के लेके आचार्य जी के साथ बैठूंगा और मैं आचार्य जी एक बात उनको बोलना जवाब देंगे। चाहूंगा, जैसे लोग ना सोचते हैं कि आयुर्वेद रिसर्च नहीं है, कम से कम 1 लाख से ऊपर रिसर्च पेपर तो मेरी टीम पढ़ चुकी है, जो रिसर्च टीम है हमारी। 550 रिसर्च पेपर तो हमारी टीम लिख चुकी है। 350 पूरे वर्ल्ड के रिनाउंड जर्नल में एक्सेप्ट हो चुके हैं। 125 के लगभग छप चुके हैं आज तक। किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, ऑटो इम्यून डिजीज, इनफर्टिलिटी, एडल्ट वेलनेस के ऊपर रिसर्च पेपर छप चुके हैं हमारे। ब्रेन ट्यूमर के ऊपर छप चुका है। उसके बाद लगभग 16 क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। 9 क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं। करोड़ों रुपए खर्च किया हमने इन चीजों पे, तो आज हम ये काम कर पा रहे हैं। जी। 7 नोबेल प्राइज स्टडीज है जिसपे हम काम करते हैं। हम लोग खाली आयुर्वेद नहीं कर रहे, हम आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी प्लस साइंस, इन सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। अब पहला नोबेल प्राइज स्टडी हम यूज करते हैं हमेशा 1927 की, फीवर इज अवर फ्रेंड। ओ, फीवर इज अवर फ्रेंड, मतलब बुखार आए तो दवाई नहीं खानी, गर्म पानी की बाल्टी भरनी है, उसमें दोनों पाँव डुबो के बैठ जाना 40 से 60 मिनट के लिए, 42 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर में, पसीना आने दो, और गरम गरम गिलोय तुलसी और नीम का काढ़ा पियो। 1 से 2 घंटे में बुखार ठीक हो जाएगा, 100 में से 80 बार। अगर एक बार में नहीं ठीक हो रहा, दोबारा थोड़ी देर बाद दोबारा कर लो, 2-3 घंटे का गैप डाल के, अगले दिन सुबह दोबारा कर लो, 2-3 बार कर लो, आपका बुखार उतर जाएगा। लेकिन बुखार की दवाई दुनिया की सबसे खराब दवाई है। दूसरी नोबेल प्राइज स्टडी है 1931 की, ओटो हेनरिच वार्बर की, कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ा दो, बॉडी खुद ही कैंसर को हरा देती है। अनुलोम विलोम, प्राणायाम, एक्सरसाइज, सुबह सैर करना, उकड़ू बैठना, वज्रासन में बैठना, बॉडी में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ाओ तो बॉडी कैंसर को हरा देती है। फिर 1998 की नोबेल प्राइज स्टडी है लुइस जे इग्नारो की, कि नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ा दो, कैंसर हार जाता है। तो आप फ्रूट ज्यादा खाओ, फ्रूट ज्यादा, सैलड, आपको भी मैं प्लेट 1 प्लेट 2 सिखाता हूँ। ये भी प्लेट 1 प्लेट 2 डाइट खाते हैं भैया, जो पहले नाश्ते में फ्रूट्स, लंच में सैलड और डिनर में पहले सूप जी। और आपने बीच में मुझे एक दिन फोन करके बोला था मैंने डिनर बंद कर दिया। हाँ, 6:30, मैं 7:30 के बाद नहीं खाता, मतलब 7:30-7 बजे के बाद नहीं खाते, जैसे हम बताते हैं। तो 1990 की नोबेल प्राइज स्टडी के बाद 2016 की योशिरो इसुमी की नोबेल प्राइज स्टडी है कि आपकी बॉडी में ऑटोफेजी स्टार्ट हो जाती है अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग 18 घंटे नहीं कि खाते, अगर आप 12, 14, 16, 18, 24 घंटे का गैप डालते हो तो अच्छे सेल्स बुरे सेल को खुद ही खा जाते खाने हैं। लग जाता है। ठीक है। इसके बाद 2017 की नोबेल प्राइज स्टडी है सर्केडियन रिदम, बॉडी क्लॉक। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं ये बताना चाहूंगा बात, अगर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पॉडकास्ट लंबा हो जाएगा। अरे कोई नहीं सर। हमारी बॉडी में, ये साइंस की बात बता रहा हूँ, हमारी बॉडी में लगभग 4000 आरएनए मैसेंजर्स हैं जो कि सर्दी गर्मी दिन रात के हिसाब से अपनी मूवमेंट्स करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से हमने सर्दी गर्मी खत्म कर दी। एसी कमरे में बैठ के बाहर निकलना बंद हो गया।
तो वो मैसेंजर आरएनए कंफ्यूज है। कंफ्यूज हो गए। ऐसे ही हमने दिन रात खत्म कर दिया। रात को 9 बजे भी कमरे में लाइटें जल रही हैं, अब वो आरएनए को क्या पता कि भैया ये लाइट नेचुरल लाइट नहीं है। रात को आपकी 2 बजे नींद खुली, आपने बटन दबाया, सारे घर की लाइटें जला दी, क्योंकि आजकल आर्किटेक्ट घर बनाते हैं, जबकि आज से 30-40 साल पहले तक आपके बाथरूम में 0 वाट बल्ब होता था, आपके कमरे में 0 वाट बल्ब होता था, आपकी रसोई में 0 वाट। आप रात को डिम लाइट जलाते थे ताकि आंखों को लाइट ना लगे। हाँ, ब्लू लाइट लगाते हैं, ब्लू लाइट, हाँ, मतलब बिल्कुल छोटा सा बल्ब होता था, वो 0 वाट बोलते हैं, होता वो 0.5 वाट है वैसे। हाँ, तो लोग नीचे एक्चुअली नीचे लोग लिख देते हैं कि सर 0 वाट कैसे होता है, 0 वाट बोलते हैं भैया उसको, छोटा सा बल्ब होता है। तो मैं सारे भारत से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये नोबेल प्राइज स्टडीज पढ़िए आप प्लीज, अपनी बॉडी पर अप्लाई कीजिए। कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है दुनिया में जिसका आयुर्वेद में इलाज ना हो, बशर्ते आप सही वक्त पे आ जाए, सही टाइम पे आयुर्वेद को अपना ले। और आयुर्वेद कोई इलाज नहीं है, आयुर्वेद पूरी जीवन जीने की पद्धति है। मतलब आप अपना सुबह से लेकर रात तक का 4 स्तंभ है आयुर्वेद के, आहार, विहार, शमन और शोधन। अगर कोई खाली दवाई दे रहा है तो वो भी आयुर्वेद नहीं है। कोई खाली डाइट बता रहा है वो भी आयुर्वेद नहीं है। खाली डाइटिशियन के पास जाके भी आप ठीक नहीं हो सकते। तो आहार बदलो, लाइफस्टाइल बदलो, शमन मतलब दवाइयां, कुछ काढ़े, कुछ जड़ी बूटियां, शोधन मतलब पंचकर्म, और 5वां विश्वास। तो आहार, विहार, शमन, शोधन, विश्वास, ये 5 बनाओ, तब इनकलाब जिंदाबाद, मुट्ठी बनेगी, मुक्का बनेगा। अदरवाइज उंगलियां क्या करेंगी, क्या ही कर लेंगे। तो भैया एक चीज आयुर्वेद नहीं है। कई लोग बोलते हैं मैं ना आयुर्वेद की दवाई खा रहा हूँ 3 साल से। आयुर्वेद खाली दवाई नहीं है ना। कई लोग बोलेंगे मैं खाली डाइटिशियन से मैंने डाइट का कीटो प्लान लिया, ये फलाना पैकेज लिया। आप भी बीच में एक बार शुरू हुए थे, जब मैंने रोका आपको, वही रुक जाओ, ये नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। फिर मैंने आपको हल्दी, काली मिर्च भी ऐड कराई थी। तो सारी चीजें मिलाओ, आहार, विहार, शमन और शोधन, बड़ी से बड़ी बीमारी को आप हरा पाओगे विश्वास के साथ। डेफिनेटली। और जो लोग आज आए थे उन्होंने भी पहले बोला कि मेरे को विश्वास था और मेरे में एक ज़ील थी कि मेरे को रहना है और करना है। और तभी आप बताओ, वो लड़का, यंग लड़का अगर अपना थायराइड ग्लैंड कटवा देता तो जिंदगी नर्क बन जाती ना। वो लड़की ने अपनी रिमूव कराई ना ब्रेस्ट, सारी बॉडी में कैंसर फैला लिया। तो ये हमें समझना है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। लोगों को ये तो पता है, कर लो, ये क्या देख लो, क्या क्या नहीं करना है। तो मैं कई बार बोलता हूं कि आप अननेसेसरी जांचें मत कराओ, उससे उल्टा आप स्ट्रेस आ जाते हो, और स्ट्रेस में आप रॉन्ग डिसीजन ले लेते हो। बिल्कुल सही। आप हर 6 मिनट डिटॉक्स कराओ ना, बिल्कुल, हर 6 मिनट पंचकर्म कराओ। लोग वैसे भी तो हिल स्टेशन जाते हैं, घूमने जाते हैं, चेंज के लिए जाते हैं, अपनी बॉडी को सर्विस दो। और सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद कर दो, हफ्ते में 1 दिन उपवास शुरू कर दो, पूरा भारत स्वस्थ हो जाएगा। जय। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने पापा को यहाँ भेजो, हाँ। खुद भी आओ, और पापा को बोलो कि हमारे पेशेंट्स का भी ज्योतिषी बनके उनको उपाय बताएं ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। जय हो। थैंक यू सो मच सर। डेफिनेटली तो आप उनको खुद ही बोल देंगे। मैं भी उनके बताए उपाय आज तक करता हूँ। वाह वाह। तो थैंक यू आचार्य जी, और इतना समय दिया आपने, इतनी सुंदर जगह पे बुलाया, और इतना बढ़िया से आपने समझाया। मेरा आयुर्वेदा पे फेथ बहुत है, मैं देख चुका हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि हर भारतीय का आयुर्वेदा पे फेथ बने, ट्राई करें, क्योंकि इससे कुछ खराब तो होने नहीं वाला, ये तो पक्की बात है। होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, और अगर नहीं होगा तो वहां तो हो जहां थे पहले आप, तो एटलीस्ट आप ट्राई जरूर करिए इस चीज पे। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आप साथ में आ जाओ ना कंपनी में। डेफिनेटली सर, आ गया, आज से स्टार्ट हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो गाइस, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो यानी आपने एपिसोड को पूरा देखा है। अब कुछ एक्शंस आपको करने हैं। इस वीडियो को एटलीस्ट 20 से 25 लोगों को भेजिए जिनको आपको लगता है कि ये सारी नॉलेज उनको मिलनी चाहिए, ताकि उनकी भी हेल्थ अच्छी हो जाए। मैं खुद भी एक चैलेंज लेना चाहता हूं, जहां मैं आचार्य जी के यहाँ जाऊंगा और वहां पे करीबन 2 हफ्ते रहूंगा और अपनी बॉडी को भी ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करूंगा। आप चाहते हैं मैं करूं तो नीचे यस जरूर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आचार्य जी से आपके और क्या सवाल है वो भी लिख दीजिए, ताकि मैं उनसे टाइम लेके फिर से उन सारे सवालों को पूछ सकूं और आपकी नॉलेज को एनहांस कर सकूं हेल्थ के अराउंड। गाइस, ऐसी नॉलेज को यूज कीजिए, अपनी हेल्थ को ठीक कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसे ही अमेजिंग गेस्ट आप तक लेके आ सकूं। टिल द नेक्स्ट एपिसोड, दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।